नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं दिव्य प्रकाश दुबे का एक उपन्यास जिसका नाम है शर्तें लागू, पार्ट 3। उपन्यास सुनने से पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें जो उपन्यास की ऑडियो सुनना चाहते हैं। और आप अपना मनपसंद उपन्यास भी कमेंट कर सकते हैं जिसकी ऑडियो बुक आप चाहते हैं, वह भी उपलब्ध करा दी जाएगी। कहानी का नाम है समोसा। पुत्तन भाई, यही नाम जानते थे सब उनका। ये उनकी बीवी को भी अब याद नहीं था कि उनके पति का नाम पुरुषोत्तम है। सबको पुत्तन भाई का घर तो पता था, लेकिन पुरुषोत्तम को कोई नहीं जानता था। यह तो उनका नाम हुआ। क्या इंसान है अपने पुत्तन भाई। पूरे एलआईसी के ऑफिस में एक पुत्तन भाई थे जिनका दिल था, चाहे चपरासी हो या बड़े अफसर। सब बस यही जानते थे कि कोई भी काम हो, पुत्तन भाई कभी मना नहीं करते। हालांकि इसका गलत फायदा कभी न कभी सभी ने उठाया था। जब किसी का कुछ भी खाने का मन करता तो तुरंत सब पुत्तन भाई को याद करते। पुत्तन भाई न सिर्फ समोसे और चाय के पैसे देते, बल्कि कई बार तो खुद ही लेने भी चले जाते, 50 रुपए का पेट्रोल जलाकर, ताकि सब गरम गरम समोसा खा सकें। वो बात अलग है कि खाने के बाद सब पुत्तन भाई का मजाक ही उड़ाते। थोड़े दिन पहले की ही बात है। ऑफिस के चपरासी की बेटी की शादी के लिए पुत्तन भाई इतना परेशान थे जैसे उनकी अपनी बेटी की शादी हो। पता नहीं कितने ही ऐसे काम थे जो पुत्तन भाई कर लेते थे, और हमारे पास उन सब फालतू के कामों को करने का न वक्त होता है न ही जज्बा। मैं कभी समझ नहीं पाया कि क्या मोटिवेशन था उनका इन सब के पीछे। क्यों ये आदमी आदमी बनने पर तुला हुआ था। मैंने एक बार पूछा भी, यार पुत्तन, ये बताओ, अपना काम पूरा होता नहीं है और तुम दूसरे के काम को कैसे पहले कर लेते हो। कभी अपना भी सोचा करो। पुत्तन भाई बोले, यार अपना क्या है, अपना तो गधा भी सोच लेता है। ज्यादा लोड ना लिया करो। बाकी बताओ, घर पर सब ठीक। हाँ, सब बढ़िया है। चलो चलते हैं। अभी जरा अपने शर्मा जी की पेंशन के काम से निकल रहे हैं। साला आदमी एक बार रिटायर हो जाए तो कोई पूछता ही नहीं। 6 महीने से पेंशन नहीं चालू हुई है, बताओ। हाँ, सही बात है। आपको कहाँ मिल गए। बड़े सही आदमी हैं। अरे कल मार्केट में मिल गए, बहुत परेशान थे। हमने कहा एक बार हम भी कोशिश करके देख लेते हैं साले को। इतना सा करने में कोई घिस थोड़े जाएंगे। इतना कहते कहते पुत्तन भाई चल दिए। दूसरे के काम के लिए इतनी जल्दी में होते थे, ये देखकर मुझे अक्सर बहुत हैरानी होती थी। अगले दिन सुबह सुबह ऑफिस में जैसे ही दिखे, मैंने पूछा, हो गया शर्मा जी की पेंशन वाला काम। नहीं हुआ यार, वहां का बाबू पेंशन क्लियर करने के लिए 10,000 रुपये मांग रहा है। तो ये बात शर्मा जी को बता दो ना आप। इसमें सोचना क्या है, मैंने समझदारी दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। अरे मियाँ, कमाल करते हो। रिटायर्ड आदमी से क्या पैसे मांगे। कोई और ही जुगाड़ करते हैं। कैसे करेंगे, पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। देखते हैं। सुना है वहां के बड़े अधिकारी बड़े सही आदमी हैं, उन्हीं से सिफारिश लगाते हैं। हाँ, बड़े अधिकारी से उस बाबू की क्लास भी लगवा देना जो पैसा मांग रहा है। मैंने फिर से दिन की दूसरी बड़ी समझदारी वाली बात सामने रखी। नहीं यार, ये हमसे नहीं होगा। कोई पैसा लेता है, ले, हम रोकेंगे नहीं। जानते ही हो आजकल पढ़ाई कितनी महंगी है। साला अपने लड़के को अच्छे स्कूल भेजता होगा, कोई अपने लिए पैसा थोड़े ही लेता है यार। इतने में किसी ने पीछे से बोल दिया, पुत्तन भाई सिविल लाइंस वाले समोसे नहीं खिलाएंगे क्या। इतना सुनना था कि पुत्तन भाई ने पलट के चपरासी को आवाज लगाई और 100 रुपए का नोट देते हुए बोले, जा भाई समोसे ले आ, गरम ही लाना। पुत्तन भाई, बाहर बहुत गर्मी है, साइकिल से जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अबे तो ये लो चाबी, हमारे स्कूटर से चले जाओ यार, स्कूटर चला लेते हो ना। इतना कह के पुत्तन भाई किसी काम के लिए चल दिए, और जिन भाई साहब ने समोसे के लिए पुत्तन भाई को बोला था, हंसते हुए अपने साथ वाले से बोले, देखा कैसे काट दिया, निपट चूतिया आदमी है भाई जी। और ऑफिस में एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। पुत्तन भाई ऑफिस में अक्सर यूं ही ठहाकों की वजह बनते रहे। समझ नहीं आता था कौन किस पर ठहाके लगा रहा है। ऑफिस पुत्तन भाई पर या पुत्तन भाई।
ऑफिस पर। इधर कई दिनों से पुत्तन भाई दिखे नहीं तो मैंने फोन लगाया। भाई कहाँ हो? कई दिनों से ऑफिस में समोसे नहीं आए। यही हैं यार, थोड़ा फंस गए हैं। तुम सुनाओ, सब बढ़िया चल रहा है? पुत्तन भाई ने बड़े ही इत्मीनान से कहा। हाँ, मैं सही हूं। आप ही नहीं दिखे तो हमने सोचा हाल चाल ले लें। कहाँ फंस गए हो? अरे यार क्या बताइए, ऑफिस में किसी को बोलना नहीं। हमारी बीवी हमें छोड़ के चली गई हैं और आज ही सरकारी कागज आया है तलाक के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हम संभाल लेंगे। इतना बोलकर पुत्तन भाई चुप हो गए। मुझे समझ ही नहीं आया क्या कहूं। मैंने ये बोल के फोन काट दिया कि साहब का फोन आ रहा है। फिर कई दिनों तक पुत्तन भाई दिखे नहीं और मैंने भी उनकी बात रखते हुए किसी से कुछ नहीं कहा। जब मुझसे नहीं रहा गया तो एक दिन मैं उनके घर पहुंचा। आओ मियाँ, क्या हाल है? ऑफिस में कैसा चल रहा है? और ऑफिस में सब सही चल रहा है। आप बताओ कैसे हो आप? कुछ मामला सुलटा कि नहीं? सुलट ही जाएगा। उन्होंने जब मन बना ही लिया है तो हम दे ही देंगे तलाक। फालतू झगड़ के क्या फायदा? बड़ा पैसा लग रहा होगा फिर तो। हाँ यार, बस वही दिक्कत है। एक बहन बची थी शादी के लिए। पिताजी पहले ही रिटायर हो गए थे और बेगम ने ज्यादा ही पैसा मांग लिया है, जबकि जो भी गहने थे वो पहले ही ले जा चुकी हैं। वैसी बात थी क्या पुत्तन भाई? आपसे कोई कैसे लड़ सकता है? बात कुछ नहीं थी यार, हम ही थोड़ा कम ध्यान देते थे घर पर। उनकी बस एक ही शिकायत थी कि अपना भी सोचोगे कभी। शिकायत तो सही थी भाभी की। मैंने भी शिकायत के लहजे में कहा तो पुत्तन भाई जोर देते हुए बोले, कैसी बात करते हो यार? खैर छोड़ो। आप मना क्यों नहीं लेते भाभी को? वो नहीं मानेंगी। उनके एक जीजा हैं, वही जो कानपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। उनके साथ कुछ था हमारी शादी के पहले से। इतना कहते कहते पुत्तन भाई रुक गए। एक गिलास पानी पिया और कुछ सोचकर खिड़की की तरफ देखते हुए बोले, सरकारी नौकरी का टशन अलग ही होता है यार। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं। फिर भी चलने से पहले मैंने पुत्तन भाई से कहा, मेरे लायक कुछ भी हो तो बोलिएगा और बेफिक्र रहिए, ये बात मुझ तक ही रहेगी। मैं घर आ गया और उस दिन खाना नहीं खाया गया। सोने से पहले अपनी बीवी को गले लगा के बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं, तुम छोड़ के तो नहीं चली जाओगी ना? क्या हुआ है आपको? ऐसा क्यों बोलते हैं? इतना कहकर बीवी ने मुझे और भी जोर से पकड़ लिया। अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो एक अजीब ही खुसर फुसर चल रही थी ऑफिस में। हर बात जैसे इसी बात से शुरू हो रही थी। अरे पता चला, अरे पता चला, पुत्तन की बीवी भाग गई। काहे सेटिस्फाई नहीं कर पाता था का? पीछे कोई बहुत जोर से फुसफुसाया, ये साले तो यहाँ चाय समोसे में ही रह गए। घर पर खीर कोई और ही खा गया। कोई फिर बहुत जोर से फुसफुसाया। ऑफिस में फिर वही ठहाके की आवाज गूंजी और गूंजती रही एक दो हफ्ते तक। एक दिन पुत्तन भाई दिखे ऑफिस में अपनी टेबल पर बैठकर पुराना काम निपटाते हुए। मैं उनकी सीट पर गया। मुझे देखते ही बोले, कहो मियाओ क्या हाल? बस बढ़िया, आप सुनाओ। सही है। हाँ, एक काम सही हो गया। क्या? कल शर्मा जी की पेंशन वाला काम हो गया। मुझे लगा था वो अपने मुकदमे से जुड़ी किसी बात को लेकर खुश हैं। सही है। कैसे हुआ? बोल दिया अधिकारी को। हाँ, अधिकारी बढ़िया आदमी था। जहां 10,000 लगने थे वहां 2,000 में ही करा दिया काम। अरे आप तो कह रहे थे अच्छा अधिकारी है, काम ऐसे ही हो जाएगा। मैंने चौंकते हुए पूछा। हाँ यार, अधिकारी तो अच्छा ही था। काम करने के बाद बोलने लगा कि आजकल आपको पता ही है अपने लिए नहीं ले रहे, ऊपर साहब लोगों को भेजना पड़ता है। आप नहीं देंगे तो अपनी जेब से देना पड़ेगा, वो हिसाब किताब गड़बड़ न हो जाए। बाकी नीचे वालों को मैं देख लूंगा। पुत्तन भाई एक सांस में सब बोल गए। तो आपने शर्मा जी को बता दिया कि 2,000 में काम हुआ है? नहीं यार, यही नहीं कर पाते हम। समझ लिया, बीवी के लिए साड़ी खरीद दी, हर महीने का उतना खर्चा तो बच ही रहा है। ये बोलकर पुत्तन भाई मेरी आंखों में देखकर मुस्कुरा दिए। तभी पीछे से कोई पुत्तन भाई से बोला, महाराज इतने दिनों बाद आए हैं, समोसा खाए बहुत दिन हो गए। आप देखा ना ताओ। पुत्तन भाई ने तुरंत चपरासी को बुला के 100 रुपए थमा दिए और समोसा लाने के लिए भेजा। जब सब समोसे खा रहे थे
तो साहब वहां से गुजरे और पूछा, वाह भाई, समोसे किस खुशी में? तो किसी ने जवाब दिया, पुत्तन भाई की बीवी की शादी का है सर, आप भी लीजिए। ऑफिस में फिर वही ठहाके की आवाज गूंजी और उस पूरे दिन ऑफिस में अजीब खुसर फुसर चलती रही। ऐसे ही समोसे आते रहे। लोग और पुत्तन भाई दोनों ही नहीं बदले। एक दिन पुत्तन भाई मिठाई का डिब्बा लेके आए और सबसे पहले मुझे बुलाकर मिठाई देते हुए बोले, लो मियाँ, खुशखबरी है। वाह, क्या बात? बस यार, एक बोझ था सर पे कई दिनों से। बहन की शादी तय हो गई है। बहुत बहुत बधाई। मैंने भी उस दिन बहुत हल्का महसूस किया, जैसे सही में कोई बोझ मुझ पर भी था। मैं आकर अपनी सीट पर काम करने लगा। चपरासी ऑफिस में पुत्तन भाई वाली मिठाई बांटते बांटते दोबारा मेरी सीट से गुजरा तो पीछे से किसी की आवाज आई, लो भैया खाओ, पुत्तन की बीवी को लड़का हुआ है। अब मुझे ठहाके की आवाज से बेचैनी होने लगी थी। मैंने शाम को पुत्तन भाई को घर पर बुलाया और सोच लिया कि आज इनको बता दूंगा कि ऑफिस में सब क्या बोलते हैं और वो अब कहीं और ट्रांसफर ले लें। मैंने जैसे ही उनको घर आने के लिए कहा, वो बोले, नहीं यार, सही नहीं रहेगा। अब तुम्हारी भाभी है नहीं, अकेले आना अच्छा नहीं लगेगा। आपको पता है कि सब आपकी पीठ पीछे क्या बोलते हैं। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन पुत्तन भाई पर बहुत गुस्सा आया। हाँ, मुझे पता है, बोलने दो ना यार, आप क्यों करते हो सबके काम? मैंने गुस्से में खींचते हुए पूछा। मियाँ, आदमी हो कि गधे हो, किसी का थोड़ा सा काम करने में कोई घिसता थोड़े है। पुत्तन भाई पहली बार थोड़े गुस्से से बोले। इस जवाब से मुझे और भी गुस्सा आ गया। जाते जाते मैंने उनसे बस इतना कहा कि आप चले जाओ, ये ऑफिस छोड़कर कहीं और ट्रांसफर ले लो। खैर, बात आई गई हो गई। अपनी बहन की शादी को उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से किया। उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन साहब ने बताया कि 5 लाख का पर्सनल लोन भी लिया है, जिसको चुकाने में कम से कम 4 साल लगेंगे। 2007 में मेरा प्रमोशन हुआ और उसके साथ ही भोपाल से ट्रांसफर हो गया। यहाँ लखनऊ के ऑफिस में सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही था। वैसे ही लोग थे, वैसे ही ठहाके की आवाज आती थी। लेकिन बहुत दिनों तक पुत्तन भाई जैसे जिंदा दिल इंसान की कमी खलती रही। शुरू में कुछ दिन बात भी होती थी, लेकिन इधर बच्चों और काम के चक्कर में पुत्तन भाई से बात होनी लगभग बंद ही हो गई। पूरे 2 साल बाद एक शादी के सिलसिले में फिर से भोपाल जाना हुआ तो ऑफिस के सभी लोग शादी में मिल गए। वहां शर्मा जी भी मिले, वही शर्मा जी जिनकी पेंशन के लिए पुत्तन भाई ने अपनी जेब से पैसे दिए थे। चूंकि शादी पुराने वाले साहब की बेटी की थी तो सभी लोग आए हुए थे, लेकिन पुत्तन भाई कहीं दिखे नहीं। तो मैंने शर्मा जी से पूछा, कहाँ हैं पुत्तन भाई, दिख नहीं रहे? अरे आपको नहीं पता क्या? पुत्तन भाई नहीं रहे। अरे कैसे और कब? मुझे बहुत ही बेचैनी हुई। उसका कुछ पर्सनल लोन चल रहा था, अपनी बहन की शादी के लिए लिया था। साले की सेविंग कुछ थी नहीं, बस दुनिया भर में घूम घूम कर पैसे फालतू में लुटाता फिरता था। बस अपनी गांव वाली जमीन बेचकर लोन चुकाया। जिस दिन आखिरी किश्त दी, उसी दिन फांसी लगा ली साले ने। मैं बहुत देर तक कुछ नहीं बोल पाया। फिर भी शर्मा जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हीरो तो इतना बनता था कि अपना स्कूटर भी ऑफिस वाले चपरासी को दे के गया। दे के गया मतलब? मुझे समझ नहीं आया। मतलब कि अपने सुसाइड नोट में लिखा था पुत्तन ने। और क्या लिखा था? मुझसे रहा नहीं गया। बहुत कुछ लिखा था, वो सब तो याद नहीं। शर्मा जी ने याद न आने पर अपनी बढ़ती उम्र को कोसा। इतने में वही सज्जन जो ऑफिस में बहुत जोर से फुसफुसाकर ठहाके लगाते थे, मेरे पास आकर बोले, निपट चूतिया आदमी था भाई जी, आप भी कहाँ उसको लेके बैठ गए। लो पेगलो साहब, शादी धूमधाम से कर रहे हैं। मुझे ऐसी बेचैनी इधर कई सालों में नहीं हुई थी। मैं बहुत देर तक पुत्तन भाई के बारे में सोचता रहा। भोपाल के ऑफिस में एक ही तो आदमी था, वो भी नहीं रहा। ये भी हिसाब लगाने की कोशिश करता रहा कि पुत्तन भाई मरे थे या मारे गए थे। लखनऊ लौटकर ऑफिस आया तो देखा शाम को किसी ने समोसे मंगाए हैं। चपरासी मेरी सीट पर समोसा लेकर आया तो मैंने पूछा, क्या हुआ है, किस खुशी में किसने मंगाए हैं? इससे पहले कि चपरासी कुछ बोलता, ऑफिस में ठहाके की आवाज गूंजने लगी।
ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। अगली कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी का नाम है आस्क एक्सपर्ट। सवाल: मैं 10वीं में पढ़ने वाला एक लड़का हूं। मुझे अपनी क्लास की लड़की से प्यार हो गया है। वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन ये बात वो कभी मानती नहीं। हम साथ में एक ही बस से आते हैं, साथ में लंच करते हैं और क्लास में भी कई बार साथ ही बैठते हैं। वैसे तो उसे कुछ भी बनाना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो कभी कभी मेरे लिए मैगी बना के लाती है। सब कुछ सही चल रहा था। मुझे मालूम था एक दिन वो खुद भी मान लेगी कि वो भी उतना ही प्यार करती है मुझसे जितना कि मैं उससे। स्कूल के टूर पर हम साथ ही रहते थे दिन भर। हम दोनों को आगरा का ताजमहल देख के कुछ लगा जिसे मैं बता नहीं पाया, लेकिन वो समझ गई थी। रात में लौटते हुए बस में जब अंत्याक्षरी खत्म हो गई और सब सो गए, बस में अंधेरा था पूरा। करीब 2 से 3 बजे के बीच में मैंने उसे किस किया। वो थोड़ा झिझकी, लेकिन मुझे वैसा लगा जैसा कभी लगा ही नहीं था। राजा हिंदुस्तानी का आमिर समझने लगा था मैं अपने आप को, लेकिन तभी इंग्लिश वाली मैडम ने हमें देख लिया। मैंने धीरे से उन्हें सॉरी भी बोला, लेकिन वो मानी नहीं और हमें अलग अलग बैठा दिया और कहा कि वो हमारी शिकायत प्रिंसिपल मैडम से करेंगी और हमारे पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा। वो भी मैडम को बहुत बार सॉरी बोलती रही। अगले दिन स्कूल में जब वो मुझे मिली तो उसने मुझसे कुछ बात नहीं की, पास भी नहीं बैठी, एकदम नाराज रहने लगी। मैं मैडम के पास गया और कम से कम 20 बार सॉरी बोला और ये भी कहा कि अगर आपको शिकायत करनी ही है तो आप मेरी कर दीजिए, नेहा को इन सब में इन्वॉल्व मत कीजिए। मैडम कुछ नहीं बोली और मुझसे कहा, शाम को मेरे घर आ जाना, वहां बात करेंगे इस बारे में। और ये किसी से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, वरना सबको बता दूंगी वो रात वाली बात। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नेहा ने बात करना बंद कर दिया था और अब मैडम घर पे बुला रही थी। मुझे लग रहा था कहीं वहां पर वो मेरे पेरेंट्स को पहले से ही न बुला लें। खैर, मैं चुपचाप खेलने के बहाने से घर से निकल के मैडम के यहाँ पहुंचा। मैडम का घर बहुत ही अच्छा था। सब कुछ बहुत ही सलीके से रखा हुआ था। सामने अलमारी में केवल सीडी और किताबें रखी हुई थीं। मैडम की कुछ फोटो भी लगी हुई थीं दीवार पर। सारी फोटो में एक बंदा भी साथ में था, उनके पति जैसा लगता था। पूछने पर पता चला कि वो उनके हस्बैंड ही हैं। मैडम ने मुझे कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछा। मैंने बार बार कहा, मैडम मुझे भी माफ कर दीजिए, लेकिन मैडम ने कहा वो प्रिंसिपल से शिकायत करके रहेंगी। मैं रोने लगा। फिर मैडम ने कहा, चुप हो जाओ और जाके मुंह धो लो। उन्होंने बाथरूम का रास्ता दिखा दिया। मैं अपना मुंह धोने बाथरूम में पहुंचा तो देखा वहां उसका दरवाजा बंद ही नहीं होता। बहुत बड़ा एक शीशा लगा हुआ था वहां। खैर, मैं जैसे ही घुसा मैडम भी आ गईं और तौलिया दिया, कहा सही से पोंछ लो, और वहीं खड़ी हो गईं। मैंने फिर सॉरी बोला। उनको तो उन्होंने शीशे की तरफ देखते हुए कहा, वैसे ही करो जैसे नेहा के साथ कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया और बहुत डर भी लगा। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने जबरदस्ती मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। कुछ देर तो मैंने मना किया, लेकिन मुझे वैसा लगा जैसा उन दिन नेहा के साथ भी नहीं लगा था। फिर उन्होंने मेरे सारे कपड़े उतार दिए और एक एक करके अपने भी कपड़े उतरवाए। ब्रा खोलने में मुझे खासी दिक्कत हुई। जैसे जैसे मुझे अच्छा लग रहा था, मैडम बार बार मुझे बोल रही थी कि लव यू बोलो मुझे। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला तो गुस्से में वो बोली कि सबको बोल दूंगी, बोलो लव यू। मैंने बोला भी लव यू मैडम, तो वो बोली, नाम लो मेरा, बोलो लव यू शीतल, बोलो। पता नहीं सही या गलत, लेकिन वो सब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब हम जो अपने मोबाइल के फोल्डर में लॉक करके रखते थे, ऐसे लगा ऐसे ही किसी 10 से 15 मिनट वाली पिक्चर का हीरो हो गया हूं। हाँ, सब कुछ वैसा नहीं था जैसा मैंने देखा था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था। लौटने से पहले उन्होंने फिर से मेरे होंठों को ऐसे छुआ जैसे नेहा ने छुआ हो। मैंने फिर सॉरी बोला तो कहने लगी, डोंट वरी, किसी को नहीं बोलूंगी, टेक केयर। मेरी समस्या यह है कि मैं
नेहा से प्यार करता हूँ और मैडम मुझे हफ्ते में एक बार अपने घर आने के लिए कहती हैं। कई बार बुला के कुछ नहीं करती, बस लव यू शीतल बोलने को कहती हैं बार बार। ये सब गलत है, लेकिन मुझे गलत लगता नहीं है। मैं ये सब नेहा को नहीं बता सकता और मैं नेहा को खोना भी नहीं चाहता। कृपया मेरी मदद कीजिए। जीपी, गाजियाबाद से। जवाब, ऐसी उम्र में ये होना सामान्य है। अपने मन में बिल्कुल भी ये भावना न लाइए कि आपने कोई गलती की है। आपका मैडम के साथ का अनुभव आगे भी काम आएगा। नेहा को ये सब बता दीजिए और मैडम को अच्छा सपना समझ के भूल जाइए। वाह, मजा आ गया। मैं तो पेपर खोलकर सबसे पहले आस्क एक्सपर्ट कॉलम ही पढ़ता हूँ। यार, अपने स्कूल की तनाज मैडम भी मुझे ऐसी ही लगती हैं। मैंने ट्यूशन की बात की है मैडम से। तू भी चलेगा तो बोल। क्या पता तनाज मैडम का बाथरूम भी बंद ना होता हो। दिल्ली के एक स्कूल में 10वीं का एक लड्डूडहका अपने दोस्त को कुछ फुसफुसाते हुए न्यूज़पेपर का कॉलम पढ़ के सुना रहा है। दोनों ही आस्क एक्सपर्ट कॉलम के रेगुलर रीडर और लिसनर हैं। जो लड़का सुनाता है उसका नाम प्रतीक है और जो सुनता है उसका नाम मोहित है। प्रतीक ने ही अपने स्कूल की तनाज मैडम से ट्यूशन की बात की है। तनाज मैडम की शादी 1 से 2 साल पहले ही हुई थी। अभी उनका कोई बच्चा भी नहीं था। वैसे तो वो ट्यूशन पढ़ाती नहीं थी, लेकिन प्रतीक ने कई बार रिक्वेस्ट किया कि वो पढ़ाई और अपनी अंग्रेजी को लेकर सीरियस है। मैडम के पास भी शाम को टाइम था। हस्बैंड 8 बजे के बाद ही आ पाते थे। प्रतीक जब मैडम के यहाँ पहले दिन गया तो उसने देखा ड्राइंग रूम में मैडम की भी वैसी ही फोटो अपने हस्बैंड के साथ लगी हुई थी, जैसी कि आस्क एक्सपर्ट वाले कॉलम में जो कहानी निकली थी उसमें लिखा था। प्रतीक न्यूज़पेपर से आस्क एक्सपर्ट वाला कॉलम निकाल के रख लिया करता था, जो भी उसको अच्छा लगता था। उसने न्यूज़पेपर वाली शीतल मैडम वाला कॉलम काट के अपने बैग में रख लिया था। तनाज मैडम ने प्रतीक को पानी के लिए पूछा और फिर पढ़ाने के लिए 2-3 एक्स्ट्रा बुक्स लिखवा दी और बोली कि कल से वो ये बुक्स लेके आए। प्रतीक ने मोहित की भी बात की ट्यूशन के लिए और मैडम ने ये कहकर मना कर दिया कि स्कूल में ज्यादा लोगों को पता नहीं चलना चाहिए और प्रतीक को ये भी समझाया कि मोहित से भी वो यही बोल दे कि मैं उसको भी नहीं पढ़ा रही हूं, बस कभी कभी तुम कुछ प्रॉब्लम होती है तो पूछने आ जाते हो। प्रतीक इस बात से खुश हुआ कि मोहित आता तो वो सब शायद कभी न हो पाता और उसने अगले दिन मोहित को बोल दिया कि मैडम ने ट्यूशन के लिए मना कर दिया है। प्रतीक का ट्यूशन जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। कई बार मोहित उसे ट्यूशन वाले टाइम पर ही खेलने के लिए बुलाता तो हर बार प्रतीक कोई न कोई बहाना बना देता। प्रतीक मैडम से बहुत सारी बातें करता कि कौन सी टीचर को बच्चे किस नाम से बुलाते हैं। मैडम भी मजाक में ये सब सुन लेती। कई दिनों तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा सोच के प्रतीक ट्यूशन आया था। उसने खुद ही अपनी तरफ से एक दिन बहुत हिम्मत की कि आज वो कुछ न कुछ करेगा, लेकिन उसको डर भी था कि मैडम कहीं कुछ बोल न दें किसी से। बहुत सोचा, उसको कुछ समझ नहीं आया तो एक दिन उसने न्यूज़पेपर के आस्क एक्सपर्ट वाले कॉलम की कटिंग वहीं किताब में आधी बाहर करके टेबल पर छोड़ दी ताकि मैडम उसके जाने के बाद उसको पढ़ पाएं। अगले दिन वो इस उम्मीद से पहुंचा कि मैडम ने शायद वो पढ़ लिया होगा तो आज वो सब कुछ होगा जिसके लिए वो पिछले 2-3 महीने से रोज ट्यूशन आ रहा था और अपनी अंग्रेजी पर इतनी मेहनत कर रहा था। मैडम ने जाते ही वो किताब उसको दे दी और कहा, अपना सामान देख लिया करो जाने से पहले, कल तुम्हारी बुक भी यहीं छूट गई थी। प्रतीक को कुछ समझ नहीं आया कि मैडम ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं जिससे वो आगे बढ़े। सॉरी मैडम, बुक के अलावा कुछ और तो नहीं छूटा था ना? प्रतीक ने पूछा। नहीं, बस बुक थी। बात आई गई हो गई। इधर प्रतीक परेशान था कि मैडम पढ़ने में इतनी मेहनत करवा रही हैं और जिस काम से ट्यूशन आता है वो कभी हो ही नहीं पाता और न ही बात कुछ आगे बढ़ रही है। प्रतीक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा आस्क एक्सपर्ट कॉलम वाली कहानी में वो लड़का इसलिए सब कुछ कर पाया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसको बचाने के चक्कर में शीतल मैडम ने लड़के को वो सब करने दिया होगा। बस इसके बाद प्रतीक जब ट्यूशन गया तो जाते ही बोला, आज मन नहीं है मैडम पढ़ने का। क्यों, क्या हुआ?
तनाज मैडम ने पूछा। मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ। वॉट हैपेंड, बोलो मुझे, आईड लव टू हेल्प। ये सुनकर प्रतीक को लगा कि प्लान सही फिट हो रहा है। एक बार मैडम थोड़ा इमोशनल होकर कहानी सुनेंगी तो बात बन जाएगी। प्रतीक ने बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है नेहा नाम की, और उसके फ्रेंड ने उसको नेहा के साथ किस करते देख लिया था। अब वो फ्रेंड नेहा और प्रतीक दोनों को परेशान कर रहा है कि सबको बता देगा, और इस वजह से उसका आजकल पढ़ने में मन नहीं लगता। ये बोलकर प्रतीक रोने लगा। उसको रोता देख मैडम चुप कराने के लिए उठकर उसके पास आ गई। प्रतीक के आंसू पोंछने के लिए उन्होंने अपना हैंकी प्रतीक को दिया। वो बिल्कुल प्रतीक के पास थीं। बस प्रतीक ने बैठे बैठे ही उनको जोर से पकड़ लिया और ज्यादा जोर से रोने का नाटक करने लगा। मैडम को भी बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन प्रतीक को इतना रोता देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। 5 मिनट तक प्रतीक बस रोने का नाटक करता रहा और उसके बाद बोला, बाथरूम किधर है, मुंह धोना है। मैडम ने रास्ता दिखा दिया। प्रतीक अपनी आंखें काफी मसल चुका था और बाथरूम में जाते ही उसने उन पर पानी डाल लिया। उसने शीशे में देखा, शक्ल से बिल्कुल बुरी तरह से रोया हुआ लग रहा था। बस इसके बाद उसने अंदर से आवाज लगाकर तौलिया मांगा। मन ही मन प्रतीक बस यही सोच रहा था कि आज बात बन गई। उसे मैडम को गले लगाकर बहुत ही अच्छा लगा था। मैडम तुरंत ही एक तौलिया लेकर आ गईं। जैसे ही वो आईं, प्रतीक फिर रोने का नाटक करने लगा। मैडम को बाथरूम में आना पड़ा। मैडम ने तौलिया प्रतीक के मुंह पर डाल दिया और कहा, प्रतीक, यू आर अ ब्रेव बॉय, डोंट वरी, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। अब फटाफट मुंह पोंछ लो। जैसे ही मैडम ने तौलिया मुंह पर डाला, प्रतीक को लगा कि कॉलम वाली शीतल ने भी यही किया था। उसने मैडम को जोर से पकड़ लिया और तौलिया मुंह से हटाकर मैडम को और जोर से अपनी तरफ खींचा और बोला, लव यू शीतल। मैडम ने प्रतीक को जोर से थप्पड़ लगा या और अपने से दूर धक्का दिया। प्रतीक का सर शीशे से टकराया। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ। अगले दिन प्रतीक ने आस्क एक्सपर्ट वाला कॉलम मोहित को नहीं सुनाया। मोहित ने कई बार जिद भी की। अपने सर पर जो चोट लगी थी उसके बारे में भी सबको बस यही पता चला कि ट्यूशन से लौटते हुए फिसल कर गिर गया था। उस दिन से प्रतीक ट्यूशन नहीं गया। ये कहानी यहां समाप्त होती है। अगली कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी का नाम है लेट्स गो होम। घर में तैयारी जोर शोर से चल रही थी। अगले हफ्ते निक्की की सगाई जो थी। पूरे खानदान में 20 साल बाद किसी लड़की की सगाई हो रही थी। निक्की अपने पापा के चारों भाइयों में इकलौती लड़की थी। रक्षाबंधन पर लड़ाई ही हो जाती थी सब में। निक्की को कौन क्या दे रहा है। घर में भाई ज्यादा हों तो पूरी दुनिया में घर के लड़कों के अलावा सारे लड़के आवारा ही होते हैं। इसीलिए निक्की को शुरू से ही कोई ना कोई भाई छोड़ने जाता था, कोई भाई लेने जाता था। ऑल इन ऑल बहुत ही प्रोटेक्टेड माहौल में निक्की बड़ी हुई थी। ये तो बढ़िया हुआ कि 12वीं के बाद निक्की का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया। हालांकि कोई भी भाई और चाचा इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन इस बार निक्की तैयार थी। ज्यादा प्रोटेक्शन के अपने नुकसान हैं और कम प्रोटेक्शन के अपने। निक्की ने सोच लिया था बहुत हुआ, और दादी से जिद करके निक्की दिल्ली निकल ली। दिल्ली आकर निक्की की दोस्ती हुई शेफाली से, जो कि हॉस्टल में उसकी रूममेट थी। वैसे तो शेफाली दिल्ली की ही रहने वाली थी, लेकिन उसके मम्मी और पापा दोनों ही वर्किंग थे और उनकी रोज की लड़ाई से बोर हो गई थी, तो उसका अपने घर पे रहने का बिल्कुल मन नहीं था। कई लड़कियों के लिए आज़ादी का मतलब हॉस्टल में रहना होता है। ऐसा ही इन दोनों के साथ हुआ। हॉस्टल में दोनों आज़ाद फील करती थीं। शेफाली अक्सर अपने घर से अपने पापा के सिगरेट के पैक से एक दो सिगरेट उठा लाती थी और धुआं अंदर लेकर स्टाइल से बाहर निकालने की कोशिश करती थी। निक्की को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे एलर्जी है स्मोकिंग से एंड इट्स इंजूरियस टू हेल्थ डिब्बे पर भी लिखा होता है, निक्की ने गुस्से में कहा। आई नो इट इज इंजूरियस, बट एक दो पीने से कुछ नहीं होता है, और मैं कौन सा रोज पीती हूँ। एंड यू नो निक्की, यू आर सो डैम केयरिंग एट टाइम्स। हाँ 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 हाँ, शेफाली कहने के बाद
फिर से धुआं अंदर लेकर स्टाइल से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। एनीवेज, ये बता, इस वीकेंड घर जा रही है? हाँ, जाना पड़ेगा यार, जाना पड़ेगा। क्यों? सिगरेट का स्टॉक भी खत्म हो गया है ना, ये वाली आखिरी है। मुझे तेरे घर पे बोलना पड़ेगा, निक्की ने थोड़ा भाव खाते हुए कहा। अरे यार, एक बार बस वो सही से धुआं आने लगे तो छोड़ दूंगी, पक्के से। अभी खांसी आ जाती है। तू रहने दे। घर क्यों जा रही है? मम्मी और डैड का डिवोर्स हो रहा है, तो कोर्ट जाना है सैटरडे को। निक्की को समझ ही नहीं आया क्या हुआ। उसे लगा शेफाली मजाक कर रही है, लेकिन उसे बहुत ही अजीब लगा कि अपने पेरेंट्स के डिवोर्स की बात कोई ऐसे कैसे कर सकता है। डोंट फील ऑकवर्ड, इनके लड़ने से बहुत बोर हो गई थी मैं। बोर हो गई थी? ये क्या बात हुई यार, तू किसके साथ रहेगी? मम्मी के साथ, निक्की ने थोड़ा झिझक कर पूछा। नहीं, पापा के साथ। मम्मी का अफेयर संजय के साथ था। पापा के फ्रेंड एंड आई हेट हिम। तेरे पापा को इसके बारे में पता था? नहीं, मुझे पता था, लेकिन मैंने पापा को कभी बताया नहीं। वैसे भी इतना लड़ते थे दोनों। इतना कहकर शेफाली फिर से धुआं निकालने की कोशिश करने लगी। निक्की का मन भी किया कि वो बहुत जोर से चिल्लाए और शेफाली की सिगरेट को उससे छीन कर फेंक दे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। और फिर कई दिनों तक उसने शेफाली से उसके घर के बारे में कोई बात नहीं की। एक दिन शेफाली ही बोली, यार, पा मम्मी के डिवोर्स से मैं बहुत खुश हूं। निक्की को समझ ही नहीं आया कि क्या बोले, फिर भी थोड़ा सोचकर बोली, अच्छा है ना यार, तू खुश रहे बस। हाँ, कम से कम अब ये लड़ते तो नहीं है। मम्मी बहुत इमोशनल हो रही थी कोर्ट में कि मैं उनके साथ रहूं। तो तूने क्या बोला? यही कि मैं तुम्हें संजय के साथ शेयर नहीं कर सकती। मम्मी बोली कुछ? हाँ। क्या? यही कि संजय बहुत अच्छा आदमी है, तुम्हारे पापा जैसा नहीं है, ब्ला ब्ला। बस इसके बाद मैंने उनसे कोई बात नहीं की। इतना कहकर शेफाली चुप हो गई और निक्की को भी समझ नहीं आया क्या बात करे। निक ने मूड थोड़ा हल्का करने के लिए पूछा, तू सिगरेट तभी पीती है ना जब रोने का मन करता है? शेफाली ने कभी ऐसे सोचा नहीं था और वो इस सवाल से चौंकी भी बहुत, क्योंकि सही बात तो यही थी। फिर भी शेफाली ने अपने आप को संभालते हुए कहा, सिगरेट छोड़, एक दिन दारू पीते हैं यार, डिस्क जाना है। बोल कब चलेगी? मुझे घर पर पूछना पड़ेगा। और तुझे वो लोग जाने देंगे? बोलेंगे हाँ बेटी, बड़ा अच्छा किया, बता दिया, हमें भी फोटो भेजना। अरे घर पे पूछेगी तो कौन जाने देगा? फिर तो मुश्किल होगा मेरे लिए। कुछ मुश्किल नहीं होगा, समझी ना। नेक्स्ट वीकेंड चलते हैं, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स भी आ जाएंगे। निक्की ने हाँ नहीं किया, लेकिन ना भी नहीं किया। जितने टाइम में नेक्स्ट वीकेंड आता है, इस बार उससे जल्दी आ गया। एक उम्र में जो कुछ भी मना किया जाता है, केवल वही करने का मन करता है, और उसी उम्र में हमेशा ऐसा लगता है कि हर चीज के लिए तो मना किया जाता है। डिस्क में शेफाली के दो फ्रेंड्स आए हुए थे, काशिका और साथ में एक बंदा भी था, यश। वहां जाके निक्की को पता चला ये पार्टी शेफाली की तरफ से है, अपने पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी की। हालांकि वहां शायद काशिका और यश को ये बात नहीं पता थी कि दोनों का डिवोर्स हो चुका है। ये केवल निक्की को पता था। काशिका ने पूछा भी, लास्ट ईयर तो तुमने सरप्राइज पार्टी घर पे ही ऑर्गेनाइज की थी, सभी ने बहुत एंजॉय किया था अंकल आंटी की एनिवर्सरी पर। इस बार तुमने डिस्क में पार्टी कैसे रख ली, और अंकल आंटी कहाँ हैं? वो दोनों इस बार आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। कभी कभी पेरेंट्स को भी अकेले छोड़ना चाहिए ना। ये बोलकर शेफाली बहुत जोर से हंसी और धुआं निकालने की कोशिश करने लगी और बहुत देर तक पीती रही। निक्की से लाख जिद करने के बावजूद भी उसने वोडका तक को हाथ नहीं लगाया। लौटते हुए यश ने पहले स्वाति और काशिका को छोड़ा और निक्की पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। शेफाली आगे बैठकर अभी भी सिगरेट पीने की कोशिश कर रही थी। तुझसे पी नहीं जाती तो पीती क्यों है? यश ने हंसते हुए पूछा। नहीं पी जाती तो क्या हुआ, कभी तो सीखूंगी। शेफाली ने पीछे घूमकर निक्की की तरफ देखते हुए कहा। रास्ते में यश की थोड़ी बहुत बात निक्की से भी हुई, लेकिन सब शेफाली के बारे में ही। हॉस्टल में उतारने से पहले यश शेफाली से बोला,
जब झूठ नहीं बोल पाती तो इतना नाटक क्यों करती है? यश ने बहुत ही आराम से निक्की की तरफ देखते हुए शेफाली से पूछा। शेफाली को अचानक इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। पता नहीं क्या हुआ और शेफाली ने वहीं यश को गले लगा लिया। निक्की को थोड़ा अजीब लगा और फिर निक्की ने पहली बार शेफाली को रोते हुए देखा, बहुत जोर से, सबसे जोर से। यश कुछ नहीं बोला, बस निक्की को बोला, शेफाली का ख्याल रखना। निक्की बही आए। निक्की कुछ नहीं बोली, बस शेफाली को लेकर कमरे पर आ गई। निक्की, मैं रोते हुए बहुत गंदी लगती हूं ना? हाँ, बहुत। 2-4 सिगरेट ज्यादा पी लो, लेकिन रोना मत। इतना कहकर निक्की सोने जाने लगी। आई लव मम्मी मोर देन पापा। निक्की को सोने के लिए देर हो चुकी थी, फिर भी शेफाली बोले जा रही थी, मैं मम्मी से पापा से प्यार करती हूं। चुप हो जाओ और सो जाओ। इतना ही था तो छोड़ क्यों दिया उनको? मैं मम्मी को शेयर नहीं कर सकती थी किसी के साथ। फिर शेफाली पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाती रही। 1-2 बार यश का नाम भी लिया। उस दिन पहली बार निक्की को लगा कि जिस कमरे में 2 लोग रह रहे हों, वहां पर एक इंसान कितना अकेला हो सकता है। कई बार अकेलापन भीड़ देखकर टूट पड़ता है। इतने दिनों से दोनों साथ रह रहे थे और उस दिन पहली बार शेफाली अकेली लगी, बिल्कुल अनाथ जैसी अकेली। निक्की कमरे से उठकर हॉस्टल की गैलरी में आ गई और अपने घर फोन किया। मम्मी से बात करते करते रोने लगी और शेफाली के घर की सारी बात मम्मी को बता के पूछने लगी, तुम तो कभी नहीं चली जाओगी ना? नहीं बेटा, कैसी बात करती है? तू एक काम कर, अपना कमरा बदल दे। बोल तो मैं बात कर लेती हूँ वार्डन से। नहीं मम्मी, शेफाली मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसको अकेले नहीं छोड़ सकती। आप परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगी। परेशान मत होना बेटे। नहीं होंगी, चलो कल बात करती हूँ। निक्की मम्मी से बात करने के बाद बहुत देर तक गैलरी में टहलती रही। उसको बहुत बुरा लगा था मम्मी की कमरा बदलने वाली बात से। अगले दिन सुबह यश का फोन निक्की के पास आया। कल बहुत रोई क्या वो? हाँ, बहुत। कब हुआ ये सब? आई मीन अंकल आंटी वाला ये सब? थोड़े ही दिन पहले। ओके, जब उठे तो उसको बोलना मुझसे बात करे। उसका फोन बंद आ रहा, तभी तुम्हारे नंबर पर कॉल किया। आई होप यू डोंट माइंड। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हारे पास नंबर आया कैसे? शेफाली ने ही दिया था कि कभी अगर मेरा नंबर न लगे तो मेरी रूममेट का नंबर रख लो। चलो सही है, वो उठती है तो बात कराती हूँ। ओके बाय निकी एंड प्लीज टेक केयर ऑफ हर। बाय या आयल, डोंट वरी। फोन रखने के बाद निक्की को लगा कि यश केवल अच्छा फ्रेंड नहीं है और केवल अच्छा फ्रेंड होने लायक से अच्छा है। जैसे लड़के हिसाब लगाते रहते हैं कि ये गर्लफ्रेंड लायक है और वो बीवी लायक, ऐसी ही गुणागणित लड़कियां भी करती हैं अक्सर, बिना शोर मचाए। अपनी सहेली को भी नहीं बताती और कई बार उस लड़के को भी नहीं। शेफाली उठी और रात के लिए सॉरी बोला। क्यों सॉरी क्यों यार? निक्की ने थोड़ा अपनापन दिखाते हुए पूछा। अरे बस ऐसे ही यार, बस बोलने का मन है। सुन ले सॉरी, और भाव मत खा, रोज रोज नहीं बोलूंगी। मत बोलना। ये बता यश का क्या चक्कर है? क्या चक्कर? कोई चक्कर नहीं है, अच्छा फ्रेंड है बस। अच्छा फ्रेंड हो होने ऐसा लग तो नहीं रहा था कल। अरे यार, अच्छा फ्रेंड है बस, शेफाली ने जोर देते हुए कहा। ठीक है, अच्छा फ्रेंड है तो। निक्की कुछ कहना चाह रही थी लेकिन पता नहीं क्या सोच के रुक गई। तभी शेफाली बोली, तुझे पसंद है क्या? बोल, बात चला लेती हूं। तू सो रही थी तो यश का फोन आया था, उससे बात कर लेना। इतना बोलकर निक्की नहाने के लिए कमरे से चली गई। किसी लड़के की बात दोनों के बीच अभी तक हुई नहीं थी कभी, और निक्की निक्की को यह समझा के दिल्ली पढ़ने भेजा गया था कि पूरे पूरे खानदान की इज्जत वो लेकर जा रही है। घर की इज्जत और लड़की के प्यार में कितना गहरा संबंध होता है, ये पहाड़ा हर उस लड़की को रटाया जाता है जो पढ़ने के लिए अपने घर से दूर जा रही होती है। खैर,
ये डिस्क जाने का सिलसिला कुछ दिन चला। निक्की को भी डिस्क जाना बुरा नहीं लगता था और वो भी बहुत ही आज़ाद फील करती थी। शेफाली दारू पीकर आज़ाद हो जाती थी और निक्की डिस्क जाकर। हर बार शेफाली बहुत पीती और लौटते हुए यश को पकड़ के खूब रोती। निक्की और यश दोनों को ही इसकी आदत हो चुकी थी। एक बार शेफाली ने बहुत ही ज्यादा पी ली तो उसको पीछे वाली सीट पर लेटाना पड़ा। निक्की को आगे वाली सीट पर बैठना पड़ा। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या बात करे। आई फील बैड अबाउट शेफाली, निक्की ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। क्यों, वो ठीक है, थोड़े दिन में इसकी आदत हो जाएगी, यश ने बहुत ही आराम से ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा। मैं बहुत दिनों से शेफाली से पूछना चाहती थी। क्या? यही कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो ना? यश ने पलटकर शेफाली की तरफ देखा बहुत ध्यान से और बोला, नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? पता नहीं, वो केवल तुम्हें देख के ही रोती है, इसीलिए लगा। जिसको देख के रोना आ जाए तो प्यार होता है। क्या फंडा है मैडम, वाह। निक्की थोड़ा झेंपी और थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली। हॉस्टल आने तक भी अभी शेफाली को होश नहीं आया था। दोनों की रास्ते भर क्या क्या बात होती रही ये बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस रात निक्की सो नहीं पाई। उसको पहली बार थोड़ा और ज्यादा आजाद फील हुआ। निक्की अक्सर अब आगे बैठने लगी थी जब भी वो तीनों कहीं घूमने जाते थे। शेफाली अब सही से धुआं निकालना सीख चुकी थी। देखते देखते 3 साल खत्म होने को आए। शेफाली आगे पढ़ने के लिए बाहर जा रही थी। निक्की की जॉब वहीं दिल्ली में लग गई थी। यश को अपना बिजनेस ही संभालना था, जो कि वो कॉलेज के साथ में भी कर ही रहा था। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। शेफाली बाहर जा चुकी थी और 10 महीने बाद मई में आने वाली थी। इधर निक्की के घर वालों को निक्की की शादी की जल्दी थी और उन्होंने अपने हिसाब से कई लायक लड़के निक्की को दिखा दिए थे। सभी लड़कों को निक्की देखते ही मना कर देती थी। एक दिन निक्की ने फोन करके अपनी मम्मी को बोला, मुझे यश बहुत पसंद है। कौन यश? मम्मी ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। वही बताया था ना पहले, शेफाली का फ्रेंड। मम्मी को बहुत गुस्सा आया और वो करीब करीब पूरे घर को सुनाते हुए बोली, तुझे मैंने बोला ही था अपना कमरा बदल दे। वैसी बंदी के साथ रहने के कारण ही सब हुआ है। इसके बाद मम्मी से फोन छीन के पापा ने लिया और अगले दिन ही मम्मी, पापा और 1-2 भाई दिल्ली आ गए। घर की इज्जत के बारे में भी कुछ एक बातें फोन पर सुनाई निक्की को। जैसे 3 साल पहले निक्की दिल्ली पढ़ने आने के लिए तैयार थी, वैसे ही इस बार वो फिर से तैयार थी। फर्क सिर्फ इतना था, इस बार यश उसके साथ था और यश की फैमिली में निक्की को सभी बहुत पसंद करते थे। यश ने बहुत ही समझदारी से निक्की के घर पर सबको समझा लिया। शादी की तारीख मई में फाइनल की गई ताकि शेफाली भी शादी में आ सके, और ये सरप्राइज देने के लिए दोनों निक्की और यश शेफाली को लेने एयरपोर्ट गए। शेफाली ये सुनकर बहुत ही खुश दिखी और उस रात तीनों उसी डिस्क में गए जहां कॉलेज में जाते थे। वहां से जाने के बाद शेफाली ने यश को कहा कि उसको उसकी मम्मी के घर छोड़ दे, वो उनसे मिलना चाहती है। यश ने कई बार पूछा भी, इस हाल में? उसने कहा, हाँ, इसी हाल में। जैसे ही निक्की और यश ने शेफाली को उसकी मम्मी के पास छोड़ा तो उनको मिलते ही वो बहुत जोर से रोने लगी, वैसे ही जैसे वो यश को देख के रोती थी, और अपनी मम्मी से बोली, चलो मम्मी, घर चलो, बस चलो यहां से, लेट्स गो होम। इतने दिनों से तुम घर नहीं लौटी। ये जिद बहुत अजीब थी। शेफाली की मम्मी ने संजय की तरफ देखा। संजय को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी अपने को संभालते हुए उसने शेफाली से कहा, बेटा, ये भी तुम्हारा ही तो घर है, आप यहीं रुक जाओ। शेफाली ने चिल्लाते हुए कहा, ये तुम्हारा घर है संजय, मेरा नहीं। अंकल को ऐसे नहीं बोलते बेटा, शेफाली की मम्मी ने कहा। मुझे मत बताओ क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, तुम बस घर चलो, प्लीज लेट्स गो होम। ये कहकर शेफाली फिर बहुत जोर से रोने लगी। ये देखकर निक्की से रहा नहीं गया। उसने भी आंटी को समझाया कि एक दिन के लिए वो जैसे बोल रही है कर दीजिए। शेफाली की मम्मी से भी देखा नहीं गया, वो बच्चों के साथ चल दी। सब लोग शेफाली के घर आ गए। शेफाली की मम्मी
पूरे 3 साल बाद घर आईं, वो भी तब जब उनकी बेटी की हालत ऐसी थी। शेफाली के पापा ने दरवाजा खोला। शेफाली की मम्मी को देखकर चौंके भी, लेकिन कुछ नहीं बोले। डिवोर्स के बाद से आज दोनों पहली बार मिल रहे थे। मम्मी मिलकर शेफाली को उसके कमरे में लेके गए। वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी, कुछ कुछ बड़बड़ाए जा रही थी बस। मैं मम्मी को शेयर नहीं कर सकती थी किसी के साथ। मैं यश को शेयर नहीं कर सकती थी किसी के साथ। थोड़ी देर रुकने के बाद यश और निक्की वहां से चल दिए। मम्मी शेफाली के कमरे में आके बैठ गईं। शेफाली के पापा ने कॉफी के लिए पूछा और किचन में कॉफी बनाने चले गए। शेफाली की मम्मी ने सामने टेबल पर रखी उसकी बचपन की फोटो को अपने हाथों में लिया। फोटो में शेफाली के पापा और मम्मी साथ थे। उनके मसूरी ट्रिप की फोटो थी। शेफाली की मम्मी बहुत देर तक कुछ सोचती रहीं, फिर अपनी साड़ी से फोटो पर लगी धूल को साफ किया और उठकर शेफाली के कमरे में फैले सामान को ऐसे समेटने लगीं जैसे वो छुट्टी पर कहीं घूमने गई थी और अब हमेशा के लिए लौट आई हैं। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। अगली कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी का नाम है वेलकम। मकान मालिक की उम्र होगी यही कोई 65 साल, अपनी बीवी की बहन के साथ रहता था। बीवी की बहन को सब लोग मौसी बोलते थे और मकान मालिक को अंकल। बीवी बहुत पहले ही मर चुकी थी और इकलौती बेटी बाहर बस गई थी। मौसी की उम्र थी करीब 50 साल और मौसी के पति भी अंकल की बीवी जैसे खर्च हो चुके थे। दोनों लोगों के पास एक 4 मंजिला मकान के अलावा एक दुकान भी थी। दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। मुझे तो मकान लेने के बहुत दिनों बाद पता चला कि मौसी अंकल की बीवी नहीं, बल्कि साली है। साली का सुख ऐसा सुख है जो सबको नसीब नहीं होता, और अगर किस्मत में साली सुख है तो देर सबेर नसीब हो ही जाता है। अंकल के छोटे और सुखी परिवार के अलावा 3 किराएदार रहते थे। पहले फ्लोर पर एक भैया जो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनका और उनकी बीवी का तलाक का कुछ मामला चल रहा था। भैया का कहना था वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती और उनकी बीवी का कहना था कि ये बच्चा नहीं पैदा कर सकते। दोनों कभी मिलते नहीं थे कि ये जान पाएं कि दोनों मिल के बच्चा पैदा कर सकते हैं या नहीं। दूसरे फ्लोर पर एक बंदी रहती थी, पल्लवी नाम की, जो कि किसी बैंक में काम करती थी। काम का प्रेशर बहुत रहता था, इसीलिए कूड़े में अक्सर बियर की बोतलें दिख जाती थीं। सबसे ऊपर वाला फ्लोर मेरा था। अभी अभी ट्रांसफर होकर मैं इंदौर पहुंचा था। कॉलेज के बाद से ये मेरी पहली ही पोस्टिंग थी। यहाँ करीब 6 महीने तक रुकना था, उसके बाद ट्रांसफर फिर से हो जाना था। लेकिन अंकल को मैंने झूठ बोल रखा था कि यहाँ साल भर रुकना है। हाँ, भैया के यहाँ एक नौकरानी भी काम करते हुए दिख जाती थी। तीनों घरों का काम वही करती थी, बस भैया के यहाँ दिखती ज्यादा थी। एक दिन संडे को भैया ऊपर आए, मेरे फ्लोर पर आए मिलने के लिए। भाई साहब, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ। चूंकि आप ऑफिस से देर से आते हैं इसलिए सोचा था कि किसी दिन फुर्सत से रहूंगा तो मिलूंगा। हाँ, आज कल देर हो ही जाती है। आप बताइए कब से रह रहे हैं यहाँ? बस यार, पिछले 2 साल से। खाने वाने का हो गया आपका? नहीं हुआ, इसीलिए तो और भी देर लगती है। या तो बाहर से पैक करा के लाता हूँ या खा के आता हूँ। अरे पहले मिलना चाहिए था ना आपको। अकेले आदमी का खाना सही से बन ही नहीं पाता। आपसे पहले जो रहते थे उनका और मेरा खाना यही सविता बना देती थी। सही है, मैं तो सोच ही रहा था अंकल से बोलूं कि किसी को खाने के लिए लगवा दें। बाहर खाया नहीं जाता रोज रोज। मुझे भी लगा कि बढ़िया है, आराम से खाना बन जाया करेगा। बढ़िया है, आप भी ब्राह्मण हैं, इसीलिए आपको बोला खाने के लिए। हालांकि भैया की ये बात मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन रोज रोज बाहर खाने वाली समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, ये सोचकर मैंने भी तपाक से हाँ बोल दिया। फिर भैया ने बाकी लोगों के बारे में बताना शुरू किया, एक एक करके। सबसे पहले पल्लवी के बारे में बोले। भाई साहब, कभी कभी एक लड़का भी आता है बैंक वाली मैडम के यहाँ। आजकल की लड़कियों का आप जानते ही हैं, मैडम बियर भी पीती हैं। भैया बहुत देर तक पल्लवी के बारे में कुछ न कुछ चटपटा मसालेदार बोलते रहे। जब थक गए
फिर अंकल के बारे में बोलना शुरू किया। अंकल हैं बहुत रंगीन आदमी। बीवी मरी ही इस वजह से, क्योंकि शुरू से इनका चक्कर मौसी के साथ था। इसी चक्कर में इनकी बेटी छोड़ के चली गई। वो भी किसी लड़के के साथ भाग गई। बाप ऐसा होगा तो बेटी भी वैसी ही निकलेगी ना। जब अंकल और पल्लवी का चरित्र चित्रण खत्म हुआ तो भैया ने सविता के बारे में बताना शुरू किया। दिन भर यहाँ के तीनों घरों का काम निपटाती है, और अगर दिन में बॉयफ्रेंड आता है तो उसको भी निपटा लेती है, चौका बर्तन झाड़ू पोंछे के साथ। मैं बहुत देर से केवल सुन ही रहा था, तो मैंने सोचा कहीं भैया ये ना सोचें कि मैं छट रहा हूं, तो मैंने भी पूछ लिया, बॉयफ्रेंड भी है इसका? हाँ भाई साहब, लगे रहते हैं दोनों दिन भर। ये कहकर भैया हंसने लगे। अच्छा, तो शादी वादी क्यों नहीं कर लेती? शादी कैसे करेगी? इसका बॉयफ्रेंड शादीशुदा है, गाड़ी चलाता है, और सविता को गाड़ी में चढ़ने का शौक है। खैर, भैया से बात करते करते 12 बज गए थे, तो मैंने ही कहा, चलिए भैया, मुझे भी निकलना है, घर का सामान वगैरह लाना है। हाँ बढ़िया है, रात का खाना साथ ही खाते हैं। मैं बोल देता हूँ सविता को, और बात भी कर लेता हूँ, आपके यहाँ का काम भी कर दिया करेगी, साफ सफाई का। इतना कहकर भैया ने विदा ली। मैं भी नहाने चला गया। नहाकर मार्केट गया। लौटकर आराम कर रहा था। करीब 5 बज रहे थे। इतने में फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। खोला तो देखा सामने अंकल खड़े थे। नमस्ते अंकल। नमस्ते। सो तो नहीं रहे थे? नहीं नहीं, बताइए कैसे आना हुआ? आइए बैठिए, मैंने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं बैठूंगा नहीं, बस देखने आया था, सब सही चल रहा है ना? हाँ सब अच्छा है। सुना है आपने नीचे वाले भैया के साथ खाने का कर लिया है और सविता को काम के लिए कह दिया है। हाँ, वही आए थे। वैसे भी अकेले का खाना बन भी नहीं पाता, और मैं बाहर खाना ज्यादा पसंद नहीं करता। ठीक है, थोड़ा संभल के रहना इस सविता से, समझ में आई? क्यों, कोई बात है क्या? तो मना कर देता हूं, वैसे भी अभी काम शुरू नहीं किया उसने। नहीं बोल दिया है तो ठीक है। लड़की अच्छी है, बस उसका जो चक्कर है ना। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि अंकल को भी सविता के बॉयफ्रेंड के बारे में पता है। हाँ भैया ने बताया था। भैया भी गुरु घंटाल आदमी है, पंडित है। सुबह 4 बजे उठ जाता है पूजा के लिए, समझ में आई? हाँ ये तो अच्छा ही है, पूजा करने में बुराई नहीं है, लेकिन बीवी को साथ क्यों नहीं रखता है फिर? मैं कुछ नहीं बोला। अंकल ही बोलते रहे। कुछ चक्कर है भैया का सविता के साथ, समझे? हम तो पहले से बस बता ही सकते हैं, बाद में यह मत बोलना कि बताया नहीं था। समझ में आई? हाँ समझ गया। चलो अब चलता हूं, कोई दिक्कत हो तुरंत बोलना। मुझे और उस लड़की से जरा संभल के रहना। समझ में आई? हाँ अंकल। वैसे मैं दूसरी लड़की देख रहा हूं जो काम संभाल ले पूरा। सविता वैसे भी 2 साल से काम कर रही है, थोड़े दिनों में बदलते रहना चाहिए इन लोगों को। अच्छा, आज शाम को सबका खाना मेरे घर पर है, इसी बहाने सब लोग मिल भी लेंगे। लेकिन मैंने तो भैया को बोल दिया है कहने के लिए, उसका खाना भी नीचे है, उसको बोल दूंगा मैं, अंकल ने चलते हुए कहा। खाना खाने जाने के लिए शाम को मैं नीचे उतर ही रहा था कि सीढ़ी पर पल्लवी दिख गई। उम्र यही कोई 27 से 28 साल, बाल घुंघराले, आंखों में काजल। वो अपने घर को ताला लगा रही थी। आप भी नीचे अंकल के यहां डिनर पर जा रही हैं? हाँ, मैं शिवम। ऊपर वाला घर मैंने ही लिया है। हाँ अंकल बता रहे थे, आई एम पल्लवी। हाँ अंकल बता रहे थे। ये बोलकर मैं मुस्कुराया। अंकल सबके बारे में सब कुछ बताते रहते हैं। उसने ताला बंद कर लिया था और हम दोनों एक साथ नीचे पहुंचे। वहां भैया, मौसी और सविता पहले से ही मौजूद थे। पल्लवी और मुझे एक साथ देखते ही अंकल बोले, आप दोनों मिल लिए क्या एक दूसरे से? नहीं, बस अभी नीचे उतरते हुए सीढ़ी पर पहली बार मुलाकात हुई। मैं झट से बोला, पल्लवी बेटा, ये शिवम है, यही रहेगा ऊपर, अभी अभी कॉलेज खत्म करके निकला है। इसका भी एक अकाउंट खोल दो अपने बैंक में, अंकल ने टोंट कसते हुए कहा। इतने में भैया बोले, मैं भी बोल रहा हूं इतने दिनों से पल्लवी जी से, लेकिन हमारा अकाउंट ये खोल ही नहीं रही हैं अंकल। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पक्का खोल देंगे अंकल,
बाकी बताओ आप कैसे हो? आज सबको डिनर पर कैसे बुला लिया? पल्लवी ने भैया की बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए पूछा। बस बेटा, लगा कि सब एक दूसरे को जान जाएं, आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। समझ में आई? समझ में आई। अंकल बार बार दोहराते थे, जैसे हिंदुस्तान के सारे बच्चे दोहराते हैं, अगली बार से अच्छे नंबर ले आएंगे। कई लोग कई बातें बार बार दोहराते हैं। इस बार विदेशी धरती पर सीरीज जीत लेंगे, इस बार बहुमत में आए तो गुंडागर्दी खत्म कर देंगे इत्यादि। सविता, 4 से 5 रोटी सेंक के बोलो बेटा, सब लोग आ गए हैं। मौसी ने सविता को इशारा करते हुए कहा। बन गई है मौसी जी, सविता ने मौसी जी को बोला और भैया की तरफ कुछ इशारा किया, जो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन पल्लवी ने सविता को इशारा करते हुए देखा। आप लोग जल्दी खा लो, सविता को देर भी हो रही है घर जाने के लिए, मौसी ने हमें टेबल की तरफ ले जाते हुए कहा। मौसी, आप परेशान मत होइए, मैं छोड़ आऊंगा ना सविता को, भैया ने कहा। मैं अकेले चली जाऊंगी मौसी, सविता ने लगभग चीखते हुए कहा। खाते वक्त दुनिया भर की बातें हुईं। बातों बातों में मैंने ही अंकल से पूछ लिया, आपकी बेटी कब आती है? अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया तो मौसी ही बोली, अरे अमेरिका से आना आसान तो है नहीं, 1-2 साल में आ जाती है। खाने की टेबल पर अंकल के पड़ोस में मौसी बैठी, भैया एक तरफ और दूसरी तरफ मैं और पल्लवी बैठे। जैसे जैसे सविता रोटी लाती जा रही थी, भैया को कुछ इशारा करती जा रही थी। खाना खाते वक्त इधर उधर की बहुत सारी बातें होती रहीं। मैंने देखा भैया के होने से पल्लवी थोड़ा अनकंफर्टेबल थी, लेकिन पल्लवी के होने से भैया बहुत कंफर्टेबल थे। बातों बातों में पता चला पल्लवी को मूवी देखने का बहुत शौक है। मैंने तुरंत ही पल्लवी को बोला, मेरे पास मूवीज का बहुत अच्छा कलेक्शन है। वाओ, वैसे भी मैं बहुत बोर होती हूँ संडे को, मॉल जाने का मन नहीं करता अकेले, मैं मूवीज लेने आती हूँ कभी, पल्लवी ने भैया की तरफ देखते हुए कहा। बातें करते देर हो गई। पल्लवी और मैं अपने अपने फ्लैट में लौट आए। भैया सविता को छोड़ने चले गए। 1 हफ्ते पल्लवी बिल्कुल भी नहीं दिखी। भैया रोज खाने के टाइम मिलते रहे और पल्लवी के चरित्र का रोज मसाला लगाकर चित्रण करते रहे। सविता भैया को वैसे ही इशारे करती रही। अगले संडे करीब 11 बजे पल्लवी अपनी हार्ड डिस्क और कॉफी के 2 मग लेके आई। कॉफी फॉर यू। कॉफी की क्या जरूरत थी? मुझे जरूरत थी। तुमने नहीं पीते क्या कॉफी? नहीं नहीं पीता हूं, मेरा मतलब है कि इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? ऐसे ही यार, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। समझ में आई? समझ में आई में आई सुनते ही हम दोनों खूब हंसे। मैं लैपटॉप में लगा देता हूं, फिर तुम्हें जो पसंद हो ले लेना। अभी बात शुरू ही हुई थी कि सविता आ गई रोज का काम करने। जैसे ही वो आई, पल्लवी ने मुझसे कहा, देखा, भैया ने भेजा होगा। मैं इतना दूर तक सोच ही नहीं पाया था। खैर, मैंने सविता को कहा, सविता, मैं शाम को नहीं रहूंगा, तब साफ कर देना, मुझे डस्ट से एलर्जी है। ठीक है शिवम भैया, ये कहकर सविता बहुत उदास होकर चली गई। भैया का पता है ना तुम्हें? पल्लवी ने पूछा। क्या पता है? यही कि उनका चक्कर है सविता के साथ और इसीलिए उनकी बीवी उनको छोड़ के चली गई। पल्लवी ने एक सांस में बोल दिया। अच्छा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो वो बता रहे थे बॉयफ्रेंड है इसका। झूठ, वो बॉयफ्रेंड केवल नाटक है भैया और सविता का, ताकि बाकी लोगों को शक न हो। मुझे ये सब बात करना ठीक नहीं लगा, तो मैंने ही बात बदलने के लिए पूछा, तुम कब से हो यहां पर? 1 साल से, बस चेंज करूंगी अब। क्यों? ऐसे ही, बस। वो फोल्डर खोल खोल के मूवी ढूंढ रही थी और एक फोल्डर जन्नत नाम से था, उस पर क्लिक करने ही जा रही थी। ये कौन सी है, इमरान हाशमी वाली? तो मैंने झट से रोका और बोला, नहीं, इसको रहने दो, ये फोल्डर खाली है। कॉलेज में जन्नत नाम के फोल्डर मतलब पॉर्न मूवी हुआ करता था। पल्लवी को शायद ये बात पता थी। वो ये देखकर हंसी और बोली, पॉर्न है ना जन्नत? मैं सीधे ऐसे सवाल के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा पल्लवी ने पूछ ही लिया है तो मैंने मान लिया। मुझे समझ नहीं आता
तुम लड़के लोग ये डबल स्टैंडर्ड क्यों रखते हो? क्यों, ऐसा तो नहीं है? अगर पॉर्न है तो पॉर्न नाम का फोल्डर बना लो ना। ये फालतू के नाम जन्नत, मोक्ष, हेवन, प्राइवेट, न्यू फोल्डर, ये सब क्यों रखते हो? मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। जब कॉपी किया था तो बस ये पूरा फोल्डर ही कॉपी कर लिया था। मैं ये सब बात करने में कंफर्टेबल नहीं था, तो मैंने ही दूसरा फोल्डर दिखा के कहा, ये देख लो, इसमें लेटेस्ट मूवीज हैं। मूवी ढूंढते ढूंढते अचानक से पल्लवी ने एक फोटो खोली जिसमें मैं एक लड़की के साथ था और पूछा, मुझे खेद है कि मैं आपको एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछने के लिए मजबूर हूं, लेकिन ये गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? हाँ, गर्लफ्रेंड थी, अब नहीं है। मेरा मन था कि पल्लवी उसके बारे में पूछे, लेकिन पल्लवी ने कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद मैंने ही पूछा, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो होगा ही ना? था, लेकिन अब नहीं है। ये कहकर पल्लवी फोल्डर में मूवी ढूंढने लगी और उसने लैपटॉप में ही आंख गड़ाए हुए पूछा, पूछना नहीं, तुम्हें क्या था, क्या हो गया? पहले था, अब क्यों नहीं है? मेरा मन था तुम मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछो। सो स्मार्ट शिवम। चलो बताओ उसके बारे में। ये भी बताओ, उसके जाने के बाद तुम कितना इमोशनली बैंकरप्ट हो गए हो, ताकि मैं तुम्हारे क्लोज आ सकूं। पल्लवी इतने आराम से ये सब बोल गई और मैं केवल सुनता रहा। अभी कॉलेज से निकले हो ना तुम, इसीलिए ये सब शुरू शुरू में कुछ दिन लगता है। थोड़े दिन बाद सही हो जाओगे, समझे? पल्लवी ने दुनियादारी समझाते हुए मेरा वाला कप ले ली और चलने लगी। दरवाजा बंद करने से पहले मैंने उसको बोला, यह बहुत ही अच्छा मिलन था। ओह कमन, कॉलेज से बाहर आओ। कॉलेज में लड़कियों को ये सब सुनना अच्छा लगता है। और हाँ, ये मूवीज देख के अगले वीक फिर आती हूँ। शुरू में मुझे पल्लवी का ऐसा होना अखरा, लेकिन थोड़े दिन बाद मुझे इसकी आदत हो गई। करीब करीब हर संडे पल्लवी मूवी लेने आती और उसी टाइम सविता घर की सफाई करने। एक संडे में अपने पुराने कपड़े सही कर रहा था और एक जीन्स ऐसी थी जो अब मुझे आती नहीं थी। सविता घर की सफाई कर रही थी, तो मैंने उसको बुला के कहा, सविता ये जीन्स लेती जाओ, अपने जीजा या बॉयफ्रेंड किसी को भी दे देना। ठीक है शिवम भैया, जीन्स तो बहुत अच्छी है, उसने जीन्स को हाथ में पकड़ते हुए कहा। हाँ अच्छी है, लेकिन क्या करूं, छोटी हो गई है। मैं अभी कमरे का सामान समेट ही रहा था, इतने में सविता पीछे से आई और बोली, शिवम भैया देखो कैसी लग रही है जीन्स। मैं हक्का बक्का रह गया। घर में केवल एक हाल और किचन है, किचन में दरवाजा भी नहीं है। इसने इतनी जल्दी जीन्स पहनी कैसे? और यह भी नहीं सोचा कि बीच में मैं ही कहीं आ जाता तो। मैं उसको देखकर सोच ही रहा था, इतने में उसने दोबारा पूछा, शिवम भैया बताओ ना कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। एक काम करो, मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। किचन से सविता की आवाज आई। कॉफी के साथ कुछ और भी लेंगे? हाँ। मेरे यहां बोलते ही सविता किचन से करीब करीब भागते हुए कमरे में आई और पूछा, क्या? बिस्कुट, मैंने कहा। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे सविता से डर लगा। मैंने शाम को अंकल को बोला कि ऐसा है, कोई और लड़की देख लेते हैं। अंकल ने एक दो लड़कियां भेजी भी, लेकिन भैया किसी और लड़की को रखने के लिए तैयार नहीं हुए। खैर मुझे खाने से मतलब था, सब्जी भी भैया लेके आते थे, सो मैंने फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। इन सब में 4 महीने बीत चुके थे और अगले 2 महीने के अंदर ही मेरी दूसरी पोस्टिंग आ ही जानी थी। इसी बीच पल्लवी ने एक दिन अपने यहाँ डिनर पे बुलाया और पहले ही मुझसे पूछ लिया था, वोडका लेते हो या विस्की या बियर? उसने जब पूछा तो मैंने कहा, मैं लेता आऊंगा, तुम बता दो तुम क्या लेती हो। शाम को पल्लवी ने अपने आप डिनर तैयार किया था। मैं उसकी मनपसंद वोडका लेके पहुंच गया। वह हर बात में यही बोलती थी, ये बोलते हो तो लगता है मैं तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती हूँ और तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। क्यों प्यार हो नहीं सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता? फिर हर बात में यही क्यों बोलती हो? इसलिए बोलती हूं क्योंकि ऐसा है नहीं। इतना कहकर उसने दूसरा पैक बनाया और वो बाकी दिनों से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। मुझे कई दिनों बाद लगा कि सही में गर्लफ्रेंड होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है? तुम्हें कैसे पता? मैंने दोबारा जोर देकर कहा।
लड़कियों को पता चल जाता है शिवम, और लड़कों को भी पता चल जाता है, लेकिन थोड़ी देर में। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड जैसी। ये सुनकर पल्लवी बहुत जोर से हंसी और मुझे बहुत बुरा लगा। देखा, यही तो मैं कह रही थी कि मैं पल्लवी जैसी अच्छी ही नहीं लग सकती तुम्हें। अच्छी भी लग रही हूं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसी ही। यही मेरा प्रॉब्लम है लड़कों से। उन्हें समझ तो आता है लेकिन देर से। डोंट सेल योर इमोशनल बैंक्रप्सी फॉर गॉड सेक। पल्लवी बोल तो सही रही थी, लेकिन अभी तक मैं 3 पेग ले चुका था और आज कंपनी भी अच्छी थी, इसलिए मैं ज्यादा सोचना समझना नहीं चाहता था। जब खाना खा के मैं वहां से चलने लगा तो मैंने चलने से पहले फिर से कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। फिर उसने मुझे अपने पास खींचा, मेरी आंखों को अपने हाथों से बंद किया और होंठ कान के पास लाके बोली, ग्रो अप शिवम, फ्लर्ट करना बंद करो अब। मैं कुछ नहीं बोला और चला आया। उसकी इस बात ने मुझे सोने नहीं दिया। उसके बाद जितने भी दिन मैं इंदौर में रहा, मैं पल्लवी से नहीं मिला। ट्रांसफर इंदौर से लखनऊ हो गया। आने से पहले मैं पल्लवी से आखिरी बार मिलने गया। बहुत अच्छी लग रही हो। वो हंसी और उसने बोलना शुरू ही किया कि ग्रो अप वो बात पूरी कर पाती। इससे पहले ही मैंने उसको कहा, पल्लवी जैसी अच्छी लग रही हो। मैं जा रहा हूं और आगे कभी परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर मैं चल दिया। मैं उसके कुछ भी बोलने या न बोलने का भी इंतजार करना नहीं चाहता था। इसके बाद भैया के पास गया। इससे पहले मैं कुछ बोलता वही बोल पड़े। थोड़े दिन और रुक जाते तो पल्लवी चक्कर चला ही लेती आपसे। मुझे बुरा बहुत लगा, लेकिन अब चलते चलते क्या बोलता। नीचे उतरा तो अंकल ने 2 टूक कहा, शिवम तुमने तो धोखा दे दिया। आपकी जगह जो भी आए उसको ये घर दिला दीजिए, किराया 500 रुपये बढ़ा के। समझ में आई? सविता उस दिन छुट्टी पर थी, सो उससे मिल नहीं पाया और मैं शायद उससे मिलना चाहता भी नहीं था। उस घर का कुछ भी याद नहीं आया सिवाय पल्लवी के, और पल्लवी बहुत याद आई। एक बार मैं ऐसे ही एक शाम अकेले घर पर बैठा था। पल्लवी की कॉल आई। कैसी हो तुम? तुम कैसे हो? बढ़िया। बस आज लैपटॉप देख रही थी, तुम्हारा एक पर्सनल फोल्डर भी आ गया था मूवीज के साथ में। ओह, कौन सा? जिसमें तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के कुछ फोटो और वीडियो थे। जैसे ही उसने ये कहा, तब मुझे याद आया कि ये फोटो और वीडियो ढूंढ ढूंढ के कितना परेशान हो चुका था मैं। मिल ही नहीं रहे थे। थैंक्स गॉड ये तुम्हारे पास है। तुमने देखे सारे? मेरे कुछ बहुत ही क्लोज फोटो और वीडियो थे। हाँ, सारे। मैं कुछ नहीं बोल पाया। फिर वही बोली, डोंट वरी, मैंने सब डिलीट कर दिया है। और हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के कुछ फोटो और वीडियो थे। जैसे ही उसने ये कहा, तब मुझे याद आया कि ये फोटो और वीडियो ढूंढ ढूंढ के कितना परेशान हो चुका था मैं। मिल ही नहीं रहे थे। थैंक्स गॉड ये तुम्हारे पास है। तुमने देखे सारे? मेरे कुछ बहुत ही क्लोज फोटो और वीडियो थे। हाँ, सारे। मैं कुछ नहीं बोल पाया। फिर वही बोली, डोंट वरी, मैंने सब डिलीट कर दिया है। और हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल मेरे जैसी लगती है। मेरी मूवीज खत्म हो गई हैं। कभी आ जाओ मूवीज देने। पता नहीं क्यों उसके बुलाने के बाद भी मैं जाने के लिए हाँ नहीं कर पाया। फोन रखने के बाद मैंने एक एसएमएस किया पल्लवी को, तुम पल्लवी जैसी ही अच्छी लगती हो। उसका कोई जवाब नहीं आया। करीब 1 साल बाद भैया का एक दिन फोन आया। उनका भी ट्रांसफर लखनऊ हो गया था और वो चाहते थे कि मैं उनको एक बढ़िया घर दिलवा दूं। मैंने पूछा, कैसा घर चाहिए? अकेले ही रहना है ना? नहीं यार, शादी हो गई हमारी, तुम्हें बुला नहीं पाए। बात काटने के लिए मैंने ही पूछा, और अंकल कैसे हैं? मौसी के क्या हाल हैं? उनका मत पूछो यार। अंकल की लड़की एक दिन आई थी, बहुत बवाल हुआ और उसके बाद मौसी चली गई। मर जाएंगे अंकल मौसी के बिना। तबीयत सही नहीं रहती। और सविता अभी भी काम कर रही है। उसका बॉयफ्रेंड कैसा है? पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में यह सवाल आया। नहीं, उसने काम छोड़ दिया। और तुम्हें दूसरी बात तो बताई ही नहीं, हमने सविता से शादी कर ली है। इसी बहाने गरीब का भला हो जाएगा। भैया बहुत देर तक पता नहीं क्या क्या बताते रहे। 2-4 बार पल्लवी का भी नाम लिया। फोन रखने से पहले मैंने बस इतना ही कहा,
भैया, आइए कभी घर भाभी के साथ। वेलकम। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। अगली कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी का नाम है कागज। मुझे यह कहानी सुनानी ही नहीं थी। मैं सुनाता भी नहीं अगर उसकी कहानी मेरी कहानी से आकर ऐसे न टकराती। वह थिएटर का बड़ा एक्टर है और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं। कॉलेज के बाद से मैंने स्टेज पर कभी एक्टिंग नहीं की थी। मैं बहुत दिनों से उसके लिए एक कहानी लिखने की कोशिश कर रहा था कि शायद अगर वह मेरी कहानी का प्ले बना ले तो मेरी भी कुछ पहचान बन जाए। मैंने उसके किए हुए सारे प्ले देख लिए हैं। हर प्ले की कहानी अलग होते हुए भी एक थी। उसका हर किरदार अलग होते हुए भी एक था। वह वही किरदार बार बार करता है। यह बात दुनिया में केवल दो लोगों को पता थी, एक उसे और एक मुझे। वह वही बातें बार बार इतने अलग तरह से दोहराता था कि उसको भी गलतफहमी हो गई थी कि हर बार वह कुछ नया करता है। इस बात की वजह से ही न उसको नींद आती न ही मुझे। हम दोनों ही अपना कुछ भी दोहराना नहीं चाहते थे। पुराना जिया हुआ हम रिवाइंड करके इतनी बार जी चुके थे कि उसका स्वाद जीभ से उतर चुका था। मैं अपनी कहानी लेकर कार्तिक रॉय के पास पहुंचा। कहानी बिल्कुल नई थी, ठीक वैसी कहानी जिसकी तलाश में वह इतनी रातों से था। मैंने बड़ी उम्मीद से अपनी कहानी उसकी तरफ बढ़ाई। उसने कहानी के कुछ पन्ने इधर उधर पलटे। कार्तिक ने मुझे चाय पिलाई और चलते वक्त बस इतना कहा, मैं अपनी कहानियां खुद लिखता हूं। मुझे कुछ सूझा नहीं। मैं उसके घर से बाहर निकल आया। लिफ्ट में ग्राउंड का बटन दबाते ही मुझे कुछ ख्याल आया। मैं वापस ऊपर गया, लेकिन दरवाजा नहीं खटखटाया। मैं लौट आया। मुझे वापस लौटते लौटते ऐसा लगने लगा कि कार्तिक को अपनी कहानी देकर मैंने गलती कर दी। मैं आधे घंटे बाद फिर से कार्तिक के घर के बाहर खड़ा था। इस बार दरवाजा किसी लड़की ने खोला। मेरी कहानी वहीं सामने टेबल पर घर की तमाम चीजों के साथ पड़ी हुई थी। कहानी के कुछ पन्ने पलटे हुए था। मैंने अपनी कहानी वापस मांगी। उस लड़की ने कहा भी कि वो कार्तिक को बुला रही है, मैं इंतजार कर लूं। मैंने बताया कि मेरे पास इंतजार करने का टाइम नहीं है, वह बस मेरी कहानी वापस कर दे। यह लड़की कार्तिक के पुराने प्ले की हीरोइन काया थी। वह टेबल तक गई, मेरी कहानी के खुले हुए पन्ने वापस बंद किए और कहानी वापस करने से पहले कहा, मुझे यह कहानी पूरी पढ़नी है। मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि मुझे कुछ चेंज करने हैं। एक बार कहानी फाइनल करने के बाद मैं पक्का उसको कहानी दूंगा। काया ने मेरी कहानी के पहले पेज पर अपना नंबर लिख दिया और कहा कि पूरी होते ही मैं उसे कहानी भेज दूं। मेरी और कार्तिक की कहानी उसी मिनट खत्म हो गई होती, लेकिन काया ने हम दोनों की कहानी का रास्ता काट दिया। इसके बाद मैंने वह कहानी न चेंज की, न ही कभी काया या किसी को ईमेल किया। इस बात के करीब 1 महीने बाद मुझे पता चला कि कार्तिक का नया प्ले आने वाला है। काया उस प्ले की हीरोइन है। मैं प्ले देखने पहुंचा। प्ले की कहानी कार्तिक के पुराने प्ले जैसी ही थी। वह जानबूझकर कहानियां घूमा फिराकर सुनाता था ताकि देखने वाले को लगे कि उसने कुछ नया देखा है। वह जानबूझकर प्ले में कुछ लाइनें ऐसी डालता था जिसका प्ले से कोई सीधा मतलब नहीं होता। ऐसा करने से देखने वाला अपने हिसाब से बातों का मतलब निकालता और खुश होता। इधर कार्तिक यह सोचकर खुश होता कि उसकी बेमतलब की लाइनें, जिन्हें ऐसे ही वह अपने मोबाइल में लिख दिया करता है, उनका कुछ तो यूज हो रहा है। वह अपनी लाइफ में आने वाली मिलने वाली हर एक चीज को यूज करना चाहता था। इसी वजह से प्ले के बाद वह हीरोइन बदल दिया करता। काया उसकी इकलौती हीरोइन थी जिसने उसके साथ एक से ज्यादा प्ले किए थे। मैं प्ले देखकर बाहर चाय पी रहा था और फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था कि यह जानते हुए कि कार्तिक के पास अब कहने को नया कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी मैं क्यों प्ले देखने आ गया। भीड़ करीब करीब जा चुकी थी। इतने में काया मेरे पास आई और बोली, कैसा लगा प्ले? अच्छा था। तुम सच बोल सकते हो? बहुत बुरा था। सबसे ज्यादा बुरा क्या था? तुम। तुम्हारी वह कहानी पूरी हो गई। वह कहानी उस दिन भी पूरी ही थी। मुझे मालूम था।
मुझे वह पूरी पढ़नी है। मैंने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, ठीक है, मैं ईमेल कर दूंगा। काया बोली कि उसे वह कहानी आज ही पूरी सुननी है। काया जब यह बोल रही थी तभी कार्तिक वहां आया। उसने काया से चलने के लिए पूछा। कार्तिक ने मेरी तरफ भी देखा, लेकिन ठीक वैसा लुक दिया जैसे कोई बड़ा एक्टर अपने फैन को देता है। मुझे मालूम था कि वह मुझे पहचान तो गया, लेकिन जानबूझकर भाव नहीं दे रहा। हालांकि मुंबई में इतनी सेल्फ रेस्पेक्ट किसी लेखक की बचती नहीं है, लेकिन फिर भी यह ख्याल कि हम सामने वाले से बढ़िया लिखते हैं ही कुछ और दिन अंदर के लेखक को जिंदा रखे रहता है। काया ने कार्तिक से कहा कि उसको कुछ काम है, वह अपने घर जा रही है। कार्तिक ने छोड़ने के लिए पूछा भी, लेकिन तब तक उसको कुछ लड़कियां घेर चुकी थीं। जिन लड़कियों ने कार्तिक को घेरा हुआ था, उन लड़कियों की लाइफ का अभी तक का यह सबसे अच्छा प्ले था। बीच बीच में लोग काया के पास आकर उसके काम की तारीफ कर रहे थे। इस बात से अब वह थोड़ा परेशान हो रही थी। उसने मुझसे कहा, यहां से चलते हैं। न मैंने पूछा कहाँ, न उसने बताया कहाँ जाना है। हम दोनों सड़क पर रोशनी पकड़कर अंधेरा ढूंढते हुए बढ़ने लगे। थिएटर से थोड़ा सा आगे निकलकर उसने एक काली पीली टैक्सी को हाथ दिया। कार में बैठते ही वह बोली, मुझे मोबाइल ऐप से कार बुक करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने इसकी वजह नहीं पूछी, लेकिन फिर भी काया ने बताया, हम हर जगह अपना रिकॉर्ड छोड़ते हुए जाते हैं। कौन सा ड्राइवर लेने आ रहा है, उसकी रेटिंग क्या है, कितनी देर में वहां आ जाएगा, ट्रिप के बाद बिल कितना होगा। ऐसा लगता है कि कोई पीछा कर रहा है। जब हम टैक्सी से गुजर रहे थे, तब रास्ते में एक बड़े से पोस्टर पर काया और कार्तिक दिखे। काया ने मुझे वह पोस्टर देखते हुए देखा और कहा, ये पोस्टर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने यह नहीं पूछा क्यों नहीं पसंद, फिर भी काया ने बताया, जिस दिन फोटो शूट हुआ था उस दिन मेरा मूड अच्छा नहीं था। इस बार मैंने पूछा, मूड से एक्टर को फर्क पड़ता है क्या, वह भी तुम्हारे जैसी एक्टर को। मैं एक्टर बोलने से पहले अच्छी लगाना भूल गया। इस सवाल पर काया ने कुछ देर तक सोचा और कहा, मूड का असर पड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन पड़ने लगा है। खैर, यह बताओ, तुम इतना ही चुपचाप रहते हो? कभी कभी। बियर पीते हो? कभी कभी। रोज लिखते हो? कभी कभी। हर सवाल का एक ही जवाब देते हो? कभी कभी। ये कभी कभी हमने साथ बोला था। ड्राइवर ने आगे का रास्ता पूछा। काया ने कहा, बस आप यहीं छोड़ दीजिए। टैक्सी से उतरकर काया ने सिगरेट और दूध का एक पैकेट खरीदा और मुझसे पूछा, कॉफी तो पीते हो ना कभी कभी? मैंने कहा, कभी कभी नहीं, रोज। 10 मिनट बाद हम काया के घर में थे। ड्राइंग रूम में उसके किए हुए प्ले के पोस्टर लगे हुए थे। कमरे में सोफा नहीं था। मैं नीचे गद्दे पर बैठ गया। काया ने सामने वाली खिड़की खोल दी और पंखा ऑन करने के बाद अंदर चली गई। घर के अंदर से आने वाली आवाज से लगा कि वह अपना मुंह धो रही है। कमरे से बाहर आने में उसे करीब 10 मिनट लगे। अब वह घर वाले कपड़ों में थी, ढीली टी शर्ट, ढीले शॉर्ट्स में। घर वाले कपड़े हमारे वे रिश्ते होते हैं जिसमें घुसकर लगता है कि दुनिया को हमारे घर वाले कपड़ों जैसा आरामदायक होना चाहिए। कॉफी अभी तुरंत लोगे या थोड़ी देर में? काया ने सामने आकर बैठते हुए पूछा। थोड़ी देर में। अगर मैं थोड़ी देर तक यहां रुका तो? जब तक कहानी चलेगी तब तक तो तुम हो ही। कहानी कितनी लंबी चलेगी, यह लेखक के हाथ में थोड़े होता है। अगर कहानी थोड़ी देर से ज्यादा लंबी हो गई तो क्या, सुबह की कॉफी पी लेना। पहले कॉफी पिलाओ, फिर कहानी शुरू करते हैं। काया ने जैसी कॉफी बनाई उसको पीकर लगा कि वह रोज कॉफी नहीं बनाती। उसने मेरा पहला सिप लेते ही पूछा, कॉफी कैसी बनी है? मैंने भी तुरंत जवाब दे दिया, बिल्कुल तुम्हारे प्ले जैसी। यह सुनते ही वह बहुत जोर से हंसी और बोली, चलो एक बात तो अच्छी है तुम्हारी। क्या? तुम्हारे लिखने का तो पूरा नहीं पता, लेकिन कम से कम सच तो बोलते हो। कॉफी दोबारा बना दूं? नहीं, रहने दो, थोड़ी देर बाद मैं बना दूंगा। मैंने कहानी सुनाना शुरू किया। काया कहानी सुनते सुनते बीच बीच में मुझे रोक देती, फिर कुछ देर सोचती और दोबारा कहानी शुरू करने को कहती। शुरू में तो मुझे अजीब लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में ये सब नॉर्मल हो गया। मैंने बीच में
एक दो बार पूछने की कोशिश भी की कि वह बीच में क्या सोचने लगती है। इस पर काया बोली कि वो कहानी सुनने के साथ साथ कहानी जीने की कोशिश कर रही है और मैं बीच बीच में उसे डिस्टर्बन करूं। कहानी खत्म होने से पहले एक बार काया काफी देर तक जब कुछ नहीं बोली तो मैं उठकर कॉफी बनाने चला गया। किचन बहुत बिखरा हुआ था। हमारे किचन हमारे मन का हाल बयां करते हैं। मैंने ब्लैक कॉफी बनाई। मुझे कहीं न कहीं उम्मीद थी कि यह रात लंबी होने वाली है। अच्छी कहानियां अपने खत्म होने के बाद शुरू होती हैं। कॉफी खत्म हुई। थोड़ी देर बाद कहानी खत्म हुई। काया उठकर खिड़की तक गई। मुझे उसकी खामोशी से परेशानी हो रही थी। वह खिड़की से बाहर देख ही रही थी। मैंने पूछा, कहानी बहुत ही खराब है क्या? वह पलटी और घड़ी में 2:40 को एक कदम बढ़कर देखने के बाद बोली, कहानी को मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। मुझे यह कहानी चाहिए। मैंने कहा, ले लो कहानी, बस एक शर्त है। क्या? यही कि मैं चाहता हूं इसमें कार्तिक रॉय एक्टिंग करे। भूल जाओ, वह नहीं करेगा। तब मैं कहानी भी नहीं दूंगा। काया ने थोड़ी देर सोचा और बोला कि वह कार्तिक से एक बार बात करेगी। सुबह के करीब 4 बज चुके थे। बातें खत्म हो चुकी थीं। काया ने कार्तिक को फोन मिलाकर बताया कि उसके पास एक बहुत अच्छी कहानी है। क्या वह अभी आ सकता है? कार्तिक ने पहले थोड़ा टाला, लेकिन फिर वह मान गया। बातचीत में काया ने कार्तिक से पूछा कि वह किसी के साथ तो नहीं है। कार्तिक ने बताया कि है कोई लड़की जो प्ले के बाद उसे मिली थी, लेकिन उसका नाम अब कार्तिक को याद नहीं आ रहा। वह सो भी चुकी है। काया ने कहा कि वह कल भी आ सकता है, लेकिन यह कहानी ऐसी किसी भी लड़की से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्तिक को लड़कियों से कभी खास प्रॉब्लम नहीं होती थी। उसको प्रॉब्लम तब होती थी जब लड़की सुबह उठकर प्यार से बात करने लगे। कार्तिक को प्यार से नफरत नहीं थी, लेकिन उसको प्यार की किसी भी बात से नफरत थी। वह इसलिए एक लड़की के साथ दोबारा सो नहीं पाता था, क्योंकि दूसरी बार मिलने पर लड़की के पास बातें होती और वह कोई भी बात करने में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था। वह जिन लड़कियों के साथ सो चुका था, उनसे बात करने में उसको अच्छी खासी दिक्कत आती। एक बार नंगे होने के बाद बातों की कोई जगह बचती नहीं थी। कार्तिक ने बताया कि वह आधे घंटे में आ जाएगा। इस बीच काया ने फिर से एक बार कॉफी बनाई। यह वाली कॉफी बहुत अच्छी थी। कार्तिक ने घर में घुसते ही काया को गले लगाया। उसका ध्यान मुझ पर बाद में गया। मुझको यहां सुबह 5:30 देखने से उसको कुछ परेशानी तो हुई, लेकिन उस परेशानी को उसने जाहिर नहीं होने दिया। वह एक अच्छा एक्टर था जो खराब कहानियां लिखता था। इसके बाद काया ने कार्तिक को कहानी सुनाई। मैं खिड़की से बाहर झांकते हुए सुबह का इंतजार करने लगा। कहानी खत्म होने के बाद काया ने कार्तिक की तरफ देखा और पूछा, हम कब कर रहे हैं इसे? कार्तिक बोला, तुम्हें पता तो है कि मैं केवल अपनी लिखी हुई कहानियों पर प्ले करता हूं। इस बार मैं बोला, मान लीजिए अगर यह कहानी आपने लिखी होती तो आप करते इसको? कार्तिक बोला, हाँ, बिल्कुल करता। इनफैक्ट वह ऐसी ही कहानी लिखना चाहता है, लेकिन लिख नहीं पा रहा। मैंने कहा, आप यह कहानी रख लीजिए, मुझे नाम नहीं चाहिए। काया ने कहा, अरे किसी और की है तो क्या फर्क पड़ता है। तीनों चुप थे। कार्तिक ने कहानी के आखिरी पन्ने से लेकर पहले पन्ने तक कई बार पलटा और बोला, इट्स मास्टरपीस, लेकिन मैं नहीं कर सकता। इसके बाद कार्तिक वहां से चला गया। काया, मैं और मेरी कहानी उस कमरे में अकेले रह गए। थोड़ी देर बाद मैं उठकर चलने लगा और चलने से पहले मैंने कहानी को टेबल से उठाकर अपने बैग में डाल लिया। काया ने कहा भी कि मैं कहानी वहीं छोड़ जाऊं, लेकिन मेरी जिद यही थी कि मैं कहानी तभी दूंगा जब कार्तिक इसे करेगा। काया ने इसके बाद जबरदस्ती नहीं की। अपने घर में उस शाम जब मैं सोकर उठा तो देखा काया की 6 मिस्ड कॉल पड़ी हैं। मैंने कॉल बैक किया तो काया ने मुझे कार्तिक के घर आने के लिए कहा। मुझे कार्तिक के घर पहुंचने से पहले ही यह तो समझ आ ही चुका था कि वह इस कहानी पर प्ले करने के लिए तैयार है। शाम के करीब 5:30 मैं कार्तिक के घर के बाहर था। दरवाजा काया ने खोला। काया ने वही रात वाले कपड़े पहने हुए थे।
काया के बिखरे हुए बालों से मैंने अंदाजा लगाया कि वह शायद अभी सोकर उठी है। कार्तिक के गीले बिखरे बालों को देखकर लग रहा था कि वह थोड़ी देर पहले ही नहाया है। टेबल पर 4 कप कॉफी थी। मैंने पूछा, कोई और भी आ रहा है क्या? कार्तिक ने बताया कि वह एक बार में 2 कप कॉफी पीता है। मैं कोई और बात ढूंढता उसके पहले ही कार्तिक बोला, मैं ये प्ले कर रहा हूं। मैंने कहा, मुझे पता था, मैंने लिखा ही ऐसा था। इस पर कार्तिक बोला, लेकिन मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, मैं केवल डायरेक्ट करूंगा। हीरोइन काया होगी और हीरो? मैंने पूछा। हीरो तुम होगे। कार्तिक ने यह भी जोड़ा कि तुमने जैसा लिखा है तुम्हारे अलावा कोई और इस कहानी को जी नहीं पाएगा। मुझे समझ नहीं आया कैसे रिएक्ट करूं। मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने टालने के लिए कहा भी, मैं एक्टर नहीं हूं। आखिरी बार कॉलेज के फालतू से प्ले में एक्टिंग की थी। मुझसे नहीं होगा। मैंने वैसे भी यह तुम्हारे लिए लिखा है। हम जैसा लिखते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। कार्तिक ने कॉफी का पहला कप खत्म करते हुए कहा। कार्तिक ने फिर कहा, तुम लिखते लिखते कार्तिक रॉय हो चुके हो। बस स्टेज पर तुम्हें नाटक करने का नाटक करना है। अगर कार्तिक ने यह बात न बोली होती तो मैं कभी अपनी ही लिखी कहानी पर एक्टिंग करने के लिए तैयार नहीं होता। वह मेरी चोरी पकड़ चुका था। कहीं ना कहीं मैं कार्तिक रॉय होना चाहता था और उसकी कहानी लिखते लिखते मैं वहां तक पहुंच चुका था जहां कार्तिक रॉय खुद नहीं पहुंच पाया था। यह मेरी सबसे बड़ी हार थी। मैंने एक्टिंग के लिए हां कर दी। काया पहले से ही तैयार थी। प्ले तैयार हुआ। मैं कार्तिक की हर एक बात मानता रहा। मेरी लिखी कहानी को कार्तिक रॉय ने अपने डायरेक्शन से अपनी तरह लिख दिया था। प्ले हुआ और यह उस साल का सबसे बड़ा प्ले हो गया। हर कोई मेरी और मेरे लिखे हुए की तारीफ कर रहा था। मुझे एकदम एक्टिंग के लिए बहुत सारे ऑफर आने लगे। कोई बड़ी जगह से मुझे एक्टिंग का ऑफर आता तो मैं उन्हें बताता भी कि मेरी यह वाली कहानी पर आप फिल्म बनाकर देखिए, लेकिन कोई मेरी कहानी सुनना ही नहीं चाहता था। हर कोई मुझसे एक्टिंग कराना चाहता था। मुंबई में रहना आसान नहीं है। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े होकर भी यहां बिखर गए। फिर मेरी क्या औकात थी? मैं खर्च चलाने के लिए एक्टिंग का काम लेने लगा। धीरे धीरे मैं इतना बिजी रहने लगा कि मुझे लिखने का टाइम ही नहीं मिलता था। प्ले में एक्टिंग करते करते 5 साल के भीतर मेरी गिनती मुंबई के बड़े हीरो में होने लगी। मेरे पास अगले 2 साल के लिए कोई भी डेट खाली नहीं थी। मैं रोज लिखने का सोचता और रोज अपने आप से हार जाता। मुझे जब भी काया मिलती तो मैं उसकी गोदी में सर रखकर बच्चों की तरह रोता। मेरे रोने के दौरान काया ठीक वैसे ही चुप हो जाती जैसे वह मेरी कहानी सुन रही हो और धीरे धीरे कहानी जी रही हो। मुझसे कभी कोई इंटरव्यू में पूछ देता कि मैं अब लिखता क्यों नहीं तो मेरे अंदर का कुछ हिस्सा टूट जाता। मैं कैसे बताऊं कि मेरी जिंदगी कार्तिक ने लिख दी। वह मेरी जिंदगी लिखकर खुद आजाद हो गया। मुझे अब ठीक एक तरह के रोल मिलते हैं, एक ही कैरेक्टर। मैं इतनी तरह से प्ले कर चुका था कि उसका स्वाद अब मेरी जीभ से उतर चुका था। कार्तिक मुझसे अच्छा लेखक भले न हो, लेकिन वह मुझसे बड़ा लेखक था। लिखना एक शौक है और अच्छा लिखना पागलपन। कार्तिक यह बात जानता था, इसलिए उसने मेरा इंतजार किया। मुझको कागज बनाकर उसने अपने आप को मुझ पर लिखा न होता तो मैं आपको यह कहानी कभी न सुनाता। अब मुझे खुद अपना इंतजार है। बाकी सब ठीक है, बस अब पहले जैसी नींद नहीं आती। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। इसके साथ ही उपन्यास भी खत्म होता है। इसका पहला और दूसरा पार्ट सुनने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।